मेरा क्वेश्चन लेना था। सभी को जय श्री कृष्णा जी। जय श्री कृष्णा सर। जय श्री कृष्णा जी। जय श्री कृष्णा सभी को। जय श्री कृष्णा। प्रणाम लीजिए सर। प्रणाम जी प्रणाम। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री प्रणाम कृष्ण। सर। प्रणाम जी प्रणाम। प्रणाम सर। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। वेरी गुड गुड इवनिंग। इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। नमस्कार सर। नमस्कार जी। नमस्कार सभी को। प्रणाम सर जी। प्रणाम जी प्रणाम। प्रणाम। राधे राधे सर जी। राधे राधे जी। राधे राधे सभी को। राधे जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्णा जी। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण सर जी। जय श्री कृष्णा जी। राधे राधे सर। राधे राधे जी। राधे राधे। राधे राधे सर। किसी की घर से आवाज आ रही है, प्लीज वो अपने आप को म्यूट कर लें प्लीज। राधे राधे सर। राधे राधे जी। राधे राधे। जय गुरु जी सर। जय गुरु जी। जय गुरु। चलो आज हमारा क्लास का फर्स्ट डे है और हमने काफी लोगों को इनवाइट किया है पहली क्लास में, जो हमारा रेगुलर वेबिनार देखते रहते हैं। एक बार फर्स्ट क्लास में हम फ्री एनरोल करा रहे हैं कि आज पहली क्लास हमारी वास्तु की पेड क्लास है ये, और आप उसमें एक क्लास को एंजॉय कर सकते हो ताकि थोड़ी नॉलेज बढ़ेगी आपकी। थैंक यू सर। कल से हमारा फिर जो पेड बैच है वो चालू रहेगा। तो बेसिकली वास्तु अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। मैं जैसे हमेशा वेबिनार में बोलता हूँ, गुड इवनिंग टू ऑल। मैं सभी को थोड़ा म्यूट कर देता हूँ ताकि एक अच्छी कन्वर्सेशन हो। वास्तु अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। मतलब आप सोच नहीं सकते कि वास्तु कितना बड़ा सब्जेक्ट है। हर वो जगह जहां इंसान पाया जाता है वो वास्तु है। हर वो जगह आप सोच के देखो ना, आप जहाँ रहते हैं, जहाँ काम करते हैं, जिस चेयर पर बैठते हैं, जिस गाड़ी में चलते हैं, ओके, हर चीज वास्तु है। हर चीज के अंदर वास्तु है। आपको पता है ना चेयर कितनी तरह की चेयर आती हैं। स्टडी चेयर अलग है, रिलैक्सिंग चेयर अलग है, डाइनिंग चेयर अलग है ना। वो तरह की चेयर्स आती हैं। ऑफिस चेयर्स अलग है, बॉस की चेयर अलग होती है, सबॉर्डिनेट की चेयर अलग होती है। तो हर तरह की जो चेयर्स हैं वो डिजाइन किया जाता है, वहां भी वास्तु लगता है। गाड़ी तक में वास्तु है, आपके घर में वास्तु है, हर प्रोडक्ट के अंदर वास्तु है। ठीक है, तो सिंपल है, जहां पर इंसान रहते हैं, जिस भूमि पर इंसान बसते हैं, वहां पर वास्तु अप्लाई होता है। तो कितनी बड़ी बात। ओके, और जैसा कि दो वेबिनार हम कर चुके हैं, उसमें आपको बहुत सारा ज्ञान हमने दिया है कि वास्तु कितने तरह का वास्तु होता है। बहुत तरह के वास्तु होता है। वैदिक वास्तु, कमर्शियल वास्तु, इंडस्ट्रियल वास्तु, मंदिर वास्तु। ये तीन कैटेगरी तो वास्तु की बात बनाई गई है शास्त्रों के अनुसार। एक है रेजिडेंशियल वास्तु, एक है कमर्शियल इंडस्ट्रियल वास्तु, और तीसरा है मंदिर वास्तु। तो वास्तु को तीन पार्ट में बांटा गया है। तो हमारा ये जो कोर्स आज से स्टार्ट हो रहा है वो हम कंप्लीट रेजिडेंशियल वास्तु इसमें कवर करने वाले। अब वास्तु के अंदर जब आप जाते हैं तो आज की डेट में इतने सारे तरह के वास्तु आ गए हैं कि महावास्तु है जी, आयुर्वेदा वास्तु है, केपी वास्तु है, नाड़ी वास्तु है, लाल किताब वास्तु है, पायरा वास्तु है। ओके, वो तरह के वास्तु आ गए हैं। अष्टक वक्र वास्तु है, प्रश्ना वास्तु है, एस्ट्रो वास्तु है, वो तरह के वास्तु है। तो हम अपने इस कोर्स के अंदर जो हमारे साथ बच्चे इस बार एनरोल हुए हैं उनको हम एस्ट्रो वास्तु फ्री पढ़ा रहे हैं। ओके, और ये लास्ट टाइम है। उसके बाद आपको ये एस्ट्रो वास्तु की पेड क्लास मेरे से लेनी होगी आप। ओके, तो आज हम शुरू कर रहे हैं अपना जय श्री गणेश कर रहे हैं। तो मैं सभी से बोलूंगा कि क्योंकि हमारा कोर्स शुरू है आज, ओके, बेशक हमने आपको आज कुछ लोगों को एनरोल किया है कि चलो आप पहली क्लास में बैठ सकते हो, हमें अलाउ किया है। तो सभी अपने हाथ जोड़ लें जो लोग डेफिनेटली रेगुलर हमारे साथ एनरोल हो चुके हैं, और सभी जोड़ सकते हैं। डिवाइन को याद करना है। बेसिकली कोई भी शिक्षा लेते हैं तो पहले डिवाइन की परमिशन बहुत जरूरी है, क्योंकि ये ऑकल्ट साइंस है। ये ऐसी विद्या नहीं है कि चलते फिरते आ जाएगी। जब तक डिवाइन की परमिशन नहीं होगी, गुरु का आशीर्वाद नहीं होगा, कोई भी ऑकल्ट मॉडलिटीज में आप दी बेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो उस डिवाइन से आज्ञा लेते हैं। 30 सेकंड के लिए सभी अपनी आंखें बंद करें, हाथ जोड़ें,
जिस ईश्वर, जिस भगवान, जिस डिवाइन में आपका विश्वास है, उनको नमन करें, अपने गुरुओं को नमन करें और उनसे बोलें कि आज हम एक नई मोडालिटी सीखने जा रहे हैं और उसको सीखने में हमारी मदद करें। सभी गुरुओं को याद करें, जिस डिवाइन में बिलीव करते हैं उस डिवाइन को याद करें, उनको थैंक्स बोलें कि आपने हमें मौका दिया इस ऑकल्ट वर्ल्ड में आने का और ऑकल्ट साइंस को जानने का, उसके लिए थैंक्स। कोर्स कंटेंट दिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप में से किसी को चाहिए हो तो मुझे पर्सनली मांग लेना, हम कोर्स में करने क्या वाले हैं। जो लोग एनरोल हो चुके हैं वो तो निश्चिंत रहें। यहाँ पर ए से लेकर जेड तक सब कुछ पढ़ाया जाएगा, कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको नहीं पढ़ाई जाएगी, ऐसी भी चीज पढ़ाई जाएगी जो आपने सोची भी नहीं है। तो जो लोग अभी, हो सकता है एक आध दो लोग जो अभी ज्वाइन हो, तो हमारे आज से बैच शुरू हो रहा है। ये मंडे टू फ्राइडे क्लास होंगी, तो ठीक है, हमने आज से शुरू किया है। 15 नंबर मेरा लकी नंबर भी है। और वैसे मंडे टू फ्राइडे हमारी क्लास होंगी रात के 9 बजे से 10:30 तक हमारी क्लास चलने वाली है। ओके, मंडे टू फ्राइडे। इसमें हमारी 25 क्लास लाइव देंगे हम आपको, जिसकी कोर्स की फीस 15,000 प्लस 18% जीएसटी है। इसमें आपको इस बार फ्री दे रहे हैं, स्पेशल ऑफर है, फ्री एस्ट्रो वास्तु कोर्स, जो कि मेरा 7,500 रुपए का है। ओके, तो ये इस बार फ्री है, आगे नहीं मिलेगा। तो जो लोग रह गए हैं तो अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि आज आप क्लास अटेंड कर ही रहे हैं। तो इसके अंदर हम सब कुछ पढ़ने वाले हैं। वैसे ब्रीफली आप को बता दिया जाएगा आगे कि हम क्या क्या करने वाले हैं, लेकिन ए से लेकर जेड तक मेरे कोई भी कोर्स को आप अटेंड करेंगे तो कंप्लीट कोर्स होते हैं अपने आप में। यहाँ पर ABCD वाले कोर्स नहीं है या बेसिक एडवांस वाले कोर्स नहीं होते हमारे। वो उसमें किसी में होते हैं, जैसे लाल किताब आएगा अभी, उसमें बेसिक और एडवांस है, क्योंकि उसमें पहले ग्रामर पढ़ाई जाती है, उसके बाद लाल किताब की आगे पढ़ाई जाता है। तो वो भी जुलाई 1 वीक में लॉन्च हो रहा है। ओके, तो वहां पर होगा, लेकिन बाकी कोर्स सारे हमारे अप टू डेट हैं अभी। तो इसमें इंट्रोडक्शन वास्तु, हिस्ट्री क्या है वास्तु, रिलेशन ऑफ प्लैनेट विद गॉड, 5 एलिमेंट थ्योरी पूरी पढ़ाई जाएगी आपको, स्टडी ऑफ 3 दोषा, सिलेक्शन प्लॉट का साइज, शेप, ओपन स्पेस, हर एक चीज मैटर करती है। ओके, हिस्ट्री क्या है वास्तु साइंस की, वास्तु वेद क्या होते हैं। फिर हम बात करने वाले हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हाउस। आपके घर के अंदर जितनी भी चीजें बन सकती हैं, आपके पूजा रूम, बेसमेंट, ओपन स्पेस कहाँ छोड़ना है, अंडरग्राउंड टैंक, डाइनिंग रूम, स्टडी रूम, ओवरहेड टैंक, किचन, वेल, बोरिंग, गेस्ट रूम, पार्किंग, बेडरूम, स्टोर रूम, लिफ्ट, ड्राइंग रूम, बालकनी, टॉयलेट, सर्वेंट रूम, बाथरूम, बार रूम, स्टेयर्स एंड एक्सेट्रा। ये सारी चीजें हम लॉजिकली समझने वाले हैं। मैं आपको वास्तु यहाँ 2 तरह से वास्तु पढ़ाने वाला हूं मैं। एक तो मिस्टिकल वास्तु होता है, मिस्टिक साइंस है ना। मिस्टिक साइंस में क्या, जो ऋषियों ने कहा मान लो। जैसे कि अब कोई बोले सर सूर्य इस राशि में क्यों एक्सल्टेड होता है, या सूर्य के यही मित्र क्यों है, क्योंकि ऋषियों ने लिखा भाई, और लॉजिक भी है कुछ हद तक, ठीक है। एक होता है कि साइंटिफिक चीजें हैं। अब सबको पता है कि भाई नॉर्थ ईस्ट को खाली रखो, नॉर्थ ईस्ट खाली रखो। क्यों? क्योंकि ऋषियों ने बोला है कि वो भगवान शिव की दिशा है, नॉर्थ ईस्ट पवित्र जगह है, वहां जुपिटर का वास है ना, वहां नेचर का मंदिर होता है, मंदिर बनाना चाहिए, इसलिए साफ रखी जाती है, खाली रखा जाता है। लेकिन इसके पीछे साइंटिफिक लॉजिक भी है कि क्यों नॉर्थ ईस्ट को खाली रखें, ठीक है। ये मैं क्लास कोर्स में बताने वाला हूं। तो कुछ चीजें यहाँ पर आपको लॉजिकली हम डिजाइन करेंगे इसको, इन सब चीजों को लॉजिक के हिसाब से। वास्तु प्योर मिस्टिकल नहीं है, वास्तु साइंटिफिक है। नेचर के साथ हमें चलना है, नेचर के साथ रहना इस वास्तु। तो हम यहाँ आपको कनेक्ट कराएंगे कैसे आप अपने घर में नेचर को बैलेंस करेंगे। ओके, कहां पर हमारा अग्नि तत्व ज्यादा आता है, कहां पर ठंडक मिलती है हमारे घर में, आपको पता तो है भाई। सन की मूवमेंट सभी जानते हैं, मैग्नेटिक फील्ड सभी जानते हैं। ओके, सूर्य से जो रश्मियां निकलती हैं, सूर्य सुबह कैसे निकलती हैं, रात शाम को कैसे निकलती है, सभी को पता होनी चाहिए। तो उसको देखते हुए अरेंजमेंट करेंगे हम अपने घर का। ओके, और फिर कुछ चीजें व्यवहारिक चीजें लगाएंगे, जैसे कि सिंपल है भाई, सबको पता है कि साउथ वेस्ट में मास्टर बेडरूम होता है। अब इसके लॉजिक भी तो होगा कि क्यों होता है वहां पर। ओके, कोई बताएगा? एनीवन प्लीज हैंड रेज करें, एनीवन। कि साउथ वेस्ट में मास्टर बेडरूम क्यों है? अगर पढ़ा है तो रहने देना,
मतलब वैसे अगर अपना गैस लगा रहे तो यस, एनीवन, कोई भी अपना हैंड रेज कर सकता है सिस्टम में, मैं उसको अलाउ करूंगा, वो बोल सकता है। ओके, जय श्री जी ने किया है, गर्ग गौरव ने किया है, माला जी ने किया है, बहुत बढ़िया। चलो फीमेल से स्टार्ट करते हैं हम। जय श्री। यस हाँ जी। सर, क्योंकि साउथ वेस्ट स्टेबिलिटी का जोन है और रिलेशन में स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है शायद, अकॉर्डिंग टू मी। मैंने बोला मास्टर बेडरूम, मास्टर बेडरूम में क्या मतलब, क्या हुआ? मीन्स जो भी बड़े हैं घर के, हेड ऑफ द उनका रूम फैमिली, वहां पे। हेड ऑफ द फैमिली। यस मास्टर बेडरूम यस का होता है यस हेड ऑफ द फैमिली। यस हेड ऑफ सर, द फैमिली का मतलब भी ये हुआ जो घर को लीड कर रहा है। राइट सर। ठीक है, आपके घर के बड़े भी हो सकते हैं लेकिन वो घर को लीड नहीं कर रहे अब। हम्म। तो उसको वहां पर क्यों गया साउथ वेस्ट में, क्यों बोला मास्टर बेडरूम साउथ वेस्ट में होना चाहिए? आपने बोला वो स्टेबिलिटी का जोन है। यस सर। स्टेबिलिटी तो सबको चाहिए, कि आपके बच्चों को स्टेबिलिटी नहीं चाहिए? आपका भाई रहता है तो उसको स्टेबिलिटी नहीं चाहिए, आपके पेरेंट्स रहते हैं उनको स्टेबिलिटी नहीं चाहिए, सबको चाहिए। तो मास्टर बेडरूम को क्यों बोला गया वहां पर? सर पता नहीं, थैंक यू एंड सॉरी सर। कोई बात नहीं, नहीं कोई बात नहीं, यही चीज सिखाने वाले हैं हम। देखिए हमारे साथ पढ़ने का मजा तभी है, यहाँ पर आपको हर चीज का आंसर दिया था कि क्यों, व्हाई। ओके, यस, नेक्स्ट है हमारे साथ गौरव जी, प्लीज। सर सादर प्रणाम सर, यस हमें ज्वाइन गौरव। कराने के लिए। सर वहां पर वास्तु पुरुष के चरण हैं, इसलिए वहां पर मास्टर बेडरूम दिया जाता है। ओके चलो, वास्तु पुरुष के पैर है हमने, लेकिन पैरों पर क्यों बैठे भाई? हम क्यों बैठे पैरों पर ही? हम हाथ पर ही बैठे। सर वहां पर सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी, मतलब जहां पर भी वजन ज्यादा किया जा सकता है, सबसे बड़ा जो घर का मुखिया होता है वहां पर हम मतलब अगर उसको स्थापित करते हैं तो उसमें स्टेबिलिटी वगैरह जितने भी मतलब चरणों में, मतलब ईश्वर के चरणों में अगर हम स्थान प्राप्त करते हैं तो हमें ज्यादा अच्छा बेनिफिट प्राप्त होता है। चलो ये भी आपने मिस्टिकल बताया है ना, लॉजिकल साइंटिफिक नहीं बताया। अच्छा सर, ठीक ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है आंसर, ये भी आंसर ठीक है, नो डाउट, हम ये नहीं कह रहे, लेकिन वो सॉलिड वाला आंसर नहीं मिला मुझे अभी तक। चलो माला गोयल जी, अच्छा ये बताया कि नॉर्थ ईस्ट को क्यों खाली रखा जाता है? गर्ग साहब बताइए। गर्ग जी सर, जी सर, नॉर्थ ईस्ट को इसलिए खाली रखा जाता है, वहां पर वास्तु पुरुष का सिर है, प्लस वहां पे ब्रह्म स्थान भी माना जाता है, प्लस गुरु बृहस्पति का पूजा का स्थान माना जाता है। ठीक, चलो बहुत बढ़िया, आपने मिस्टिकल जवाब दिए हैं, बहुत बढ़िया, ठीक। लेकिन मैं कुछ और जवाब सुनने की के लिए थोड़ा सा सोचा था मिल जाए, कोई बात नहीं। चलो माला गोयल जी प्लीज। राधा कृष्णा सर। हाँ जी माला जी बताइए। सर मेरे हिसाब से सर साउथ की जो दिशा होती है, हाँ। वो यम की दिशा होती है, और यम देवता से हम अपने दिवाली पूजन पे लंबी उम्र की कामना करते हैं। तो जो घर का हेड होता है, जो कमाता है, ताकि उससे प्रॉस्पेरिटी आए और उसकी लंबी उम्र हो और उसको मतलब सुख शांति मिले। जैसे वो कमाने के लिए बाहर निकलता है तो रात को उसको सुख की नींद आए, तो इसलिए मेन डायरेक्शन बोला ही जाती है कि साउथ वेस्ट उसको सोना चाहिए। चलो ठीक है, आपने पढ़ा था कहीं या लॉजिक वैसे ही लगाया है, कि किसी ने यूट्यूब पर सुना था, किसी ने बताया? सर मैं वास्तु को काफी टाइम से फॉलो करती हूँ, मगर मेरे कुछ क्वेरीज हैं सर, वो बिना गुरु के मुझे समझ में आ गया कि सॉल्व नहीं होंगे। तो नॉलेज तो लेके बैठी हुई हूँ सर, मगर ये श्योर नहीं है कि ठीक हूँ नहीं ठीक हूँ, और वो रेमेडीज क्लियरिटी वो नहीं है मुझे। चलो ठीक है, आ जाएगा, ठीक है। चलो अभी तक भी कोई जस्टिफाई आंसर नहीं दे पाया। आगे हमारे साथ सौरभ जी हैं, या सौरभ जी एंड रमा जी, प्लीज दोनों आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को प्लीज। गुड इवनिंग सर। कि नॉर्थ ईस्ट में क्यों खाली रखा जाए, साउथ वेस्ट का क्यों मास्टर बेडरूम बनाए? एनी आंसर? हाँ सर, मैं इसका जवाब देता हूँ, तो देखता हूँ शायद मैं बता पाऊँ। सर नॉर्थ ईस्ट को खाली रखने का दो कोर रीजंस मुझे जहाँ तक लगता है। पहला कोर रीजन सर ये है कि नॉर्थ ईस्ट में वास्तु पुरुष का सिर आता है, ठीक है, जो कि वास्तु पुरुष का, अब सिर से आप हम ऐसे समझ सकते हैं कि सिर हमारी बॉडी का बहुत सेंसिटिव पार्ट होता है। अगर उसको हम भारी कर देंगे या वहां पे उसको खाली नहीं रखेंगे तो पूरी बॉडी पे एक स्ट्रेस फील होगा, जिसकी वजह से एक तरीके से सिर को हल्का रखा जाता है। दूसरा कारण सर ये हो सकता है, जो मुझे लगता है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में मैग्नेट है, और मैग्नेट का काम होता है किसी भी चीज को अपनी तरफ खींचने का।
मतलब नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में जो भी चीज रहेगी वो मैग्नेट के इफेक्ट पे रहेगी। चाहे वहाँ इंसान चले जाए, कोई सामान चले जाए, कोई भी चीज मैग्नेट की उसमें आएगी तो मैग्नेट उसको उस जगह से निकलने नहीं देता है। तो जहां तक मुझे लगता है कि उसको खाली रखने का रीजन ये होगा कि मैग्नेट हमारी लाइफ में उतना इफेक्ट ना डाले, इसलिए शायद कहा गया होगा कि नॉर्थ ईस्ट को खाली रखा जाए। चलो ठीक है, कुछ हद तक ठीक है, लेकिन अभी भी मैं जो सुनना चाह रहा हूँ वो नहीं बताया। चलो, और साउथ वेस्ट क्यों मास्टर बेडरूम बनाए? सर साउथ वेस्ट में का रीजन ये है कि साउथ वेस्ट में अर्थ एलिमेंट होता है। अर्थ एलिमेंट का मतलब जो हमें एक स्थिरता देता है, और घर का जो हेड होता है वो पूरे घर के लिए एक स्थिरता का काम करता है। साउथ वेस्ट उसको वो चीज लाने में अपॉर्चुनिटीज का एरिया भी माना जाता है, जो उसको अपॉर्चुनिटीज देता है। डिसीजन पावर वहां से उस कॉर्नर से बहुत अच्छी आती है। तो घर का जो हेड होता है उसे डिसीजन बहुत अच्छे लेने होते हैं। तो साउथ वेस्ट का जो कॉर्नर है सर, वो उस इंसान को डिसीजन लेने में हेल्प करता है, अपॉर्चुनिटीज उसके लिए क्रिएट करता है, और उसकी लाइफ में स्थिरता देता है, जिसकी वजह से उसकी पूरी फैमिली में स्थिरता आती है। ये सब मेरा मानना है सर। कितना हद तक सही है वो तो सर आप बताएंगे। नहीं, मतलब कुछ हद तक ठीक है आपका, कुछ हद तक ठीक है, लेकिन फिर भी मैं जो चाह रहा हूँ ना वो किसी ने नहीं बोला। चलो कोई बात नहीं, चलो ठीक है। आपके काफी जवाब थे, अच्छे लगे मुझे। कुछ लोगों के बड़े लॉजिक से थे, ठीक है। कुछ लोगों ने कुछ अच्छी चीजें पकड़ने की कोशिश की है, बहुत बढ़िया। देखिए यहाँ पर मैं फिर बताना चाहूंगा, यहाँ पर काफी चीजें लॉजिकल होती हैं वास्तु के अंदर, ठीक। तो अभी बताएंगे आपको, ये जो मैं आपका क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ये मैं आपको बता के जाऊंगा, ताकि सबकी नॉलेज बढ़े, क्योंकि हम नॉलेज देने में विश्वास रखते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कोर्स का पार्ट रहेगा कि हर एक रूम क्यों उस जगह होना चाहिए, क्लासिकल वास्तु में इनकी कहां पर जगह दी गई है, क्यों दी है उन्होंने, ओके, उसके रीजन क्या है वो भी आपको डिस्क्लोज किया जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं हम थोड़ा सा। इसके बाद रेमेडीज में हम बहुत सारी रेमेडी तो करने वाले हैं, वो तो छोड़ ही दो आप। रेमेडी में तो इतना कुछ मिल जाता है हमारे पास कि आपको मजा आएगा काम करके, ओके। और इस बार के बैच को मैं थोड़ा रेमेडी आपको प्रोडक्ट के साथ दिखा के करने वाला हूँ, ठीक है, कि उस प्रोडक्ट को दिखाया जाएगा पहले, फिर उसकी रेमेडी बताई जाएगी। तो ये कोशिश करेंगे मैक्सिमम प्रोडक्ट भी आपके सामने दिखाए जाए, डिस्प्ले किए जाए, ठीक है। चलो अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम कि कोई एक क्वेश्चन का जवाब और दे दीजिए प्लीज। वास्तु के अंदर एक बोला गया है कि स्क्वायर प्लॉट इज द बेस्ट। बाकी सब हैंड डाउन कर लीजिए प्लीज, क्योंकि या तो चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा जो आंसर देना चाहता है, क्योंकि हैंड रेस काफी है। ये बोला था कि स्क्वायर प्लॉट इज द बेस्ट, व्हाई, क्यों स्क्वायर प्लॉट बेस्ट है? अंशु प्लीज आप बोल सकते हैं। ओके अंशु जी आपने लिखा था, चलो मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ अगर आप जवाब देना चाहें, क्योंकि आपका चैट बॉक्स में नाम नमस्ते है। सर। हाँ जी सर मैं एक्चुअली में पहले वाले क्वेश्चन का आंसर देना चाहती थी, जिसमें आपने पूछा था साउथ कोई बात वेस्ट। नहीं, चलो वो दे दीजिए, कोई बात नहीं, वो दे दीजिए। सर उसमें सर मेरे हिसाब से, क्योंकि साउथ वेस्ट को हम स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी इसकी डायरेक्शन मानते हैं, और घर का जो मुखिया है वो अगर स्टेबल रहेगा, स्ट्रेंथ रहेगी, तो वो पूरे घर को संभाल पाएगा। तो सर शायद इसी वजह से उस डायरेक्शन को घर के मेन उस दी जाती है, ताकि पूरा घर टिका रहे उसी के ऊपर। ठीक है। अच्छा किचन को कहाँ बेस्ट बताया गया? किचन को सर वेस्ट में। नहीं, किचन सर को वैसे तो सर साउथ ईस्ट, सर साउथ वेस्ट साउथ ईस्ट में के कॉर्नर पे बताया गया है, बट सर कई जगह कुछ लोग बोलते हैं कि साउथ ईस्ट के कॉर्नर की जगह वो उसमें ज्यादा अच्छा है, वेस्ट में। नहीं, कभी भी हमेशा दो ही जगह बेस्ट है किचन के लिए, साउथ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। चलो ठीक है। तो अभी कोई मेरे क्वेश्चन था कि किस क्लासिकल में लिखा गया स्क्वायर प्लॉट इज द बेस्ट, क्यों स्क्वायर प्लॉट बेस्ट है? एनीवन चैट बॉक्स में नाम लिखें प्लीज। लिखा है किसी ने? एनर्जी फ्लो इज इक्वल जोन, ठीक है। संदीप कुमार जी ने एक अच्छा आंसर दिया है, ऑल एनर्जी बैलेंस इक्वली, ठीक है। बहुत बढ़िया। आप सारे आंसर ना वो दे रहे हो, मिस्टेक वाले दे रहे हो,
लॉजिक वाला नहीं दे रहा कोई, व्यवहारिक। एक सड़क वाले इंसान को पकड़ के समझाओ कि भाई ये एनर्जी बैलेंस हो जाएगा, बोला भाई एनर्जी होती क्या मुझे नहीं पता, मुझे कोई ऐसा आंसर दो जो मैं सड़क पे चलते हुए इंसान को बता सकूं। एनीवन? जोन बैलेंस, वो उसे क्या पता यार सड़क पे चलने वाले इंसान को कि जोन बैलेंस क्या होते हैं। अर्थ एलिमेंट है, स्टेबिलिटी होगी घर में। ये आंसर बहुत बढ़िया है, ये माला गोयल जी ने दिया है। यस, कंस्ट्रक्शन में फायदा होगा, बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा विजय जी, आप मेरे वो देख चुके हो विजय जी ने आंसर सही दिया है, क्योंकि विजय जी मेरे कोर्स कर चुके हैं, ये वाला लेक्चर ले चुके हैं ये। ओके ठीक है ठीक। देखिए आप सारे आंसर वो दे जो मिस्टिक वाले हैं। मैंने बोला मिस्टिक के बिना भी वास्तु होता है, लॉजिक के हिसाब से वास्तु होता है। ठीक, चलो आगे चलते हैं, अभी फिर बताता हूँ। अभी ये क्लास में बताएंगे कि क्यों स्क्वायर प्लॉट बेस्ट है, लेकिन थोड़ा सा हम शुरू करते हैं आज। हाँ जी, यहीं से शुरू करते हैं कि इसके रीजन तो मैं आपको कल से क्लास में बताना शुरू करूंगा, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ आप सभी को कि क्लासिकल वास्तु के अंदर एक गाइडलाइन दी गई है। जब आप मकान का प्लॉट साइज लेने के लिए निकलें, मैं फिर बताना चाहूंगा कि क्लासिकल वास्तु वहां से शुरू होता है जहां पर आपके दिमाग में आया कि मुझे एक मकान बनाना है, मुझे रहने के लिए जगह चाहिए। हमारा वास्तु वहां से अप्लाई हो जाता है, किसी और का वास्तु वहां से अप्लाई नहीं होता। ये महावास्तु हैं, एनर्जी वास्तु, जितने भी वास्तु चल रहे हैं, ये मकान बनने के बाद चालू होते हैं। कोई नहीं पढ़ाएगा आपको सारी चीजें, मैं बता रहा हूं आपको। और अगर ये नहीं पढ़ा तो जीवन में कुछ नहीं पढ़ा, ये समझ लें। तो वहां पर लिखा हुआ है स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर प्लॉट इज द बेस्ट। अब रेक्टेंगुलर में भी ऋषि ने क्या बोला, रेक्टेंगुलर साइज क्या होता है, आमने सामने की साइड्स बराबर, रेक्टेंगुलर है। अब कोई प्लॉट है 10 फुट बाई 1000 फुट का, ओके, तो वो भी तो रेक्टेंगुलर हुआ, लेकिन वो पाइप शेप में हो गया। तो रेक्टेंगुलर शेप तो बहुत बड़ी बड़ी हो सकती है, पाइप शेप जैसी, वो भी रेक्टेंगुलर है। लेकिन वहां पर उन्होंने लिमिटेशन लगा दी कि रेक्टेंगुलर में भी कौन सा कहां तक ले सकते हैं कि एक साइड दूसरे की 2 टाइम या 3 टाइम से ज्यादा ना हो। बल्कि 2 टाइम्स ही बोला है, लेकिन एक ऋषि ने 3 टाइम्स ही बोला है। ऐसी रेक्टेंगुलर शेप जो 2 टाइम्स हो, एक साइड की दूसरी साइड 2 टाइम से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब ये कल मैं आपको बताने वाला हूं पेड क्लास में कि क्यों, लॉजिक क्या है इसके पीछे, है ना। ढूंढना क्लास में या गूगल पे ढूंढना, मिल जाएगा। ठीक है जी। तो अब बात आती है कि वास्तु के अंदर 4 मेन डायरेक्शंस होती है और 4 डायगोनल डायरेक्शंस है। 4 मेन डायरेक्शन आप बचपन से सुनते आए हो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये 4 मेन डायरेक्शंस है। यहां पर आप देख पा रहे हैं, ठीक है। एक आइडियल, अभी हमने एक शेप लिया, आइडियल शेप कौन सी होती है, स्क्वायर शेप। तो हमने स्क्वायर शेप यहां पर लिया अभी, और यहां पर मान लीजिए ये ईस्ट है आपका, तो आपको पता है इसके 180 डिग्री में वेस्ट होगा। ओके, आपका अगर जैसे सिखाया जाता था कि सन की तरफ फेस करके खड़े हो जाइए, आपको सूर्य की तरफ फेस है, पीठ आपकी शनि की तरफ आएगी, यानी कि वेस्ट में आएगी। आपका लेफ्ट हैंड नॉर्थ की तरफ जाएगा, राइट हैंड आपका साउथ को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये ईस्ट हमारा हो गया, पीछे वेस्ट है, ये साउथ है और ये नॉर्थ है। वास्तु का एक और प्रिंसिपल है मैप का। अब ये मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि कोई भी नक्शा देखो तो पता होना चाहिए आपको कि किसी अनाड़ी ने नक्शा बनाया है या समझदार ने बनाया है। हमेशा नॉर्थ को ऊपर लिखा जाता है, हमेशा नॉर्थ को ऊपर लिखा जाएगा। कोई मैप होगा तो नॉर्थ ऊपर रखेगा वो हमेशा, अगर किसी अच्छे आर्किटेक्ट ने नक्शा बनाया हुआ है। ओके, क्योंकि इंटरनेशनल नोमेनक्लेचर ये है कि नॉर्थ को आप ऊपर लिखोगे हमेशा, तो नॉर्थ हमेशा ऊपर की तरफ लिखा जाता है, उसके साथ सारी डायरेक्शन आएगी। जब टोटल एरिया क्या होता है, टोटल डिग्री कितनी होती है किसी स्पेस की, 360 डिग्री, 360 डिग्री। तो किसी भी एरिया को जब 4 डायरेक्शन में हम डिवाइड करते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो एक डायरेक्शन कितनी डिग्री की होती है, वो होती है 90 डिग्री की, 90 डिग्री। 4 डायरेक्शन 90 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 360। टोटल 360 डिग्री हो सकता है एरिया। ओके, तो जब किसी भी एरिया को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में डिवाइड करते हैं, 4 डायरेक्शन में डिवाइड करते हैं, तो एक डायरेक्शन 90 डिग्री की होती है।
इसी तरह से 4 डायगोनल डायरेक्शंस होती हैं, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। 4 डायगोनल डायरेक्शंस होती हैं जिनको हिंदी में बोलते हैं विदिशा। विदिशा, ओके, इंग्लिश में डायगोनल डायरेक्शन बोल देते हैं। कोन, जब हम पूरे किसी एरिया को 8 डायरेक्शन में डिवाइड करते हैं तो एक जोन बोल सकते हैं उसको, या एक डायरेक्शन बोल सकते हैं, वो 45 डिग्री की होती है। तो चलो 8 डायरेक्शन में अगर आज बात करें हम, तो 8 डायरेक्शन में एक नॉर्थ ईस्ट हो गया, ईस्ट हो गया, साउथ ईस्ट, साउथ, साउथ वेस्ट, वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ, ये 8 डायरेक्शन है, या इनको 8 जोन बोल सकते हो। अभी तक आपको लगता होगा कि ये ईस्ट डायरेक्शन है, ऐसे आप बोलते ना ये ईस्ट डायरेक्शन है। ये ईस्ट डायरेक्शन का क्या मतलब हुआ, है ना? आप अपने रूम में खड़े होते हैं, अपने घर में खड़े, सर ये ईस्ट डायरेक्शन है। ईस्ट एक कोई डायरेक्शन, कोई पॉइंट नहीं होता, वो एक एरिया होता है, ओके, इसलिए जोन बोला जाता है। ईस्ट का जोन, वेस्ट का जोन, नॉर्थ वेस्ट जोन, नॉर्थ ईस्ट जोन। जोन का मतलब है एक एरिया। जब भी हम किसी डायरेक्शन की बात करते हैं कि यार ये ईस्ट है, ईस्ट एक एरिया होता है, कोई पॉइंट नहीं है, कोई बिंदु नहीं है, कोई खाना नहीं है ईस्ट। और हर चीज सेंटर से स्टार्ट होती है, सेंटर से स्टार्ट होती है, ओके। तो किसी भी प्रोमाइसिस के सेंटर में खड़े हो जाइए, मान लीजिए अगर यहीं पर हम बात करते हैं, यहां पर ही अगर हम बात करते हैं, ओके, तो इसके सेंटर में खड़े होना है आपने, और अपने कंपास को 0 डिग्री पर रखना। कंपास कभी सिखा देंगे आपको, आज माहौल नहीं है, मौका नहीं है, कभी सिखा देंगे, आप सबको सिखा देंगे कंपास कैसे देखा जाता है। तो कंपास में आप देखिएगा नीचे डिग्रियां लिखी होती हैं और एक जगह 0 लिखा होगा, और एक नीडल, फ्री फ्लो नीडल, उस पर या तो N लिखा होगा या उस पर रेड कलर से मार्क किया होगा। वो मैग्नेटिक है, वो मैग्नेट है बेसिकली, ओके। नीचे डिग्रियां लिखी हुई हैं, तो जहां पर आपका वो फ्री फ्लो नीडल स्टॉप कर जाए, वो हमेशा नॉर्थ की तरफ इंडिकेट करती है, ओके, वो नॉर्थ की तरफ इंडिकेट करती है। तो उसको 0 पे सेट कर लेते हैं, इसका मतलब वहां से आपको नॉर्थ डायरेक्शन पता लग जाती है। तो जब आपको कोई भी एक दिशा, मैं बताऊंगा सारी चीजें, ये पेड क्लास में कल से हम शुरू करेंगे, तो सारा आपको कैसे डायरेक्शन लेनी है साइट पर जाकर, और उस डायरेक्शन को साइट पर लेकर कैसे मैप पर मार्क किया जाता है, ओके, ये सब कुछ सिखाया जाएगा आपको। लेकिन आज का थोड़ा ये है कि सभी सुन रहे हैं तो थोड़ा पता लगे आपको कि काम कैसे किया जाता है, ओके। तो सबसे पहले जब कभी भी आप डायरेक्शन देखते हैं, जब वो इंडिकेशन कर रहा है आपको कोई पॉइंट नक्शे पे, या फिर आप साइट पर गए हो, आपने कंपास रखा, कंपास में जिस तरफ एरो आपका डायरेक्शन दिखा रहा है, वहां पर जो दिशा मिलेगी, एक पॉइंट मिलेगा आपको, उस प्रोमाइसिस के आउटर का एक पॉइंट, जहां पर वो एग्जैक्ट ईस्ट या नॉर्थ कोई भी डायरेक्शन आपने मार्क कर ली। आपको ये भी बता दूं, वो डायरेक्शन जो है उसका मिडल पॉइंट होता है। लोगों को ये भी नहीं पता, जैसे आपने नॉर्थ मार्क किया, वहां पर वो नॉर्थ का मिडल पॉइंट है। अब अगर आप उस पूरे प्रोमाइसिस को 8 जोन में डिवाइड करना चाहते हैं, तो एक जोन की डिग्री कितनी होती है? 45 डिग्री, ओके। तो 45 डिग्री, फिर क्या करना है, आपने सेंटर से एक लाइन लगानी है उस पॉइंट तक, तो वो उस डायरेक्शन का मिडल पॉइंट है। और एक जोन अगर 8 पार्ट में डिवाइड करना है, तो एक जोन की डिग्रियां क्या होती है? 45 डिग्री। तो यानी कि 22.5 डिग्री इधर, उस लाइन से 22.5 डिग्री इधर, आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हुए निशान लगाएंगे और सेंटर से उस लाइन को आगे एक्सटेंड कर देंगे। तो जो जोन बनेगा, जो एरिया बनेगा, वो उस जोन, जैसे नॉर्थ है तो वो पूरा नॉर्थ जोन आपको पता लगेगा। तो इस तरह से हम जोनिंग करना भी आपको सिखाऊंगा अच्छे से। तो इस तरह हम 8 जोन में पूरे घर को या उस प्रोमाइसिस को या उस स्पेस को बांट लेते हैं, ओके। तो यानी कि जब हम बात करते हैं ना, ये साउथ ईस्ट, ये नॉर्थ, ये ईस्ट, वो एक एरिया है, वो एक एरिया होता है। फिर उस एरिया के हिसाब से देखा जाता है कि उस एरिया में आपके घर का कौन सा पार्ट आ रहा है, ओके। मैं कोशिश करता हूँ एक छोटा सा बना के दिखाने की आपके, ताकि आपको थोड़ा समझ में आ जाए कि लोगों को अभी मेरे क्वेश्चन यही आ रहे थे आज, इसलिए मैं ये क्वेश्चन उठा रहा हूँ अभी, कि वो सर एरिया नहीं पता हमें तो कैसे होता है, कि कैसे हम पता लगाए मेरा बेडरूम किस जोन में है, ओके। तो मान लेते हैं कि आइडियली कि किसी का स्पेस है, किसी का घर है,
स्क्वायर प्लॉट है उसके पास, ठीक। अब क्या होता है, किसी के भी जब हम डायरेक्शन लेते हैं तो हमेशा सेंटर से डायरेक्शन ली जाती है। तो आपने कंपास रखा, ये आपने कंपास रखा, कंपास के अंदर एक फ्री नीडल होती है ना, ये घूमती रहती है, आप देखेंगे, लेकिन वो एक ही जगह एक ही डायरेक्शन को दिखाएगी। उसको बार बार घुमा लोगे, दिशा उसकी सेम रहेगी, लेकिन नीचे डिग्रियां बदल जाती हैं। तो उसको 0 पे सेट कर लिया, नीचे डिग्रियां लिखी होती हैं ये, और यहाँ पर नीडल को 0 पे सेट किया आपने, तो यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन है। अब ये नॉर्थ मान लीजिए, अगर आपने यहाँ पे सीधा इसको एक्सटेंड करें और देखें कि कहाँ पर जा रहा है ये, मान लीजिए ये यहाँ पर आया है, ये नॉर्थ का मिडल पॉइंट आ गया, एक तरह से मान लेते हैं ये नॉर्थ का मिडल पॉइंट है। ओके, अब आपको पता है कि ये नॉर्थ का मिडल है, अगर 8 जोन में डिवाइड करना है तो एक जोन 45 डिग्री का है। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर किसी भी इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल कीजिएगा, 22.5 डिग्री का निशान इधर लगाना है, 22.5 डिग्री निशान इधर लगाना है। ओके, और इसको मिला देंगे हम ऐसे। तो ये हमारा जो भी एरिया है ना, ये सारा हमारा क्या है, ये नॉर्थ है, ये एरिया नॉर्थ है। इस लाइन से 45 डिग्री निशान लगाइए, क्योंकि एक जोन 45 डिग्री का होता है, यहां पर हम निशान लगा देंगे। तो ये हमारा नॉर्थ था। अब हर जोन 45 डिग्री का है, तो सिंपल अपने कंपास से या बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट आते हैं, 45 डिग्री निशान, ये भी 45 डिग्री निशान लगाया, तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा नॉर्थ ईस्ट हुआ। जरूरी नहीं कि नॉर्थ ईस्ट बीच में ही आएगा, डायगोनल ही आएगा, जरूरी नहीं है, वो तो एक आइडियल कंडीशन पे होता है। आपका घर तो टिल्टेड हो सकता है ना। आगे फिर 45 डिग्री पे निशान लगा के हमने एक जोन और बनाया, ये नॉर्थ ईस्ट है, तो ये हमारा ईस्ट बना। फिर 45 डिग्री पे निशान लगाया हमने, तो ये हमारा साउथ ईस्ट बना। फिर हमने 45 डिग्री पे एक निशान लगा के इसको लाइन को आगे एक्सटेंड कर दिया, तो ये हमारा साउथ बन गया। ये फिर 45 डिग्री निशान लगाया, तो ये हमारा साउथ वेस्ट बना। फिर 45 डिग्री पे एक निशान और लगा के लाइन सेंटर से मिलाया, तो ये हमारा वेस्ट बन गया। ओके, और ये बन गया नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, और ये हमारा नॉर्थ है। तो इस तरह से हमारी 8 डायरेक्शन हो आ गई। अब मान लेते हैं, मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूं, मान लेते हैं किसी का बेडरूम बना हुआ है, ये किसी का ये बेडरूम बना हुआ है। अब क्या बोलोगे कि बेडरूम आपका कौन से जोन में है? या तो मैं बोलूंगा कि आपके बेडरूम के अंदर अब 3 जोन आ रहे हैं। ये जो हिस्सा है बेडरूम का, आपके बेडरूम का, ये नॉर्थ वेस्ट एरिया में है। आपके बेडरूम का ये जो हिस्सा बचा, ये वाला, ये वेस्ट के हिस्से में है, और आपके बेडरूम का जो ये हिस्सा है, ये साउथ वेस्ट के जोन। तो छोटे प्लॉट में, मतलब 100-200 गज के प्लॉट भी अगर आप लेते हैं, तो वहां पर एक रूम में आपको 2-2 क्या 3-3 जोन मिल जाते हैं। अब 8 ये होती है बेसिकली जोनिंग की जाती है। पहले तो चलो ठीक है, ये अर्थ एलिमेंट के जोन में ही आया, ठीक है, वेस्ट भी आ गया, साउथ वेस्ट भी आ गया, वो ठीक है। लेकिन जब रेमेडी आप करते हैं, तब इन जोनों को सबसे बारीकी से एनालाइज किया जाता है। क्योंकि अगर मैंने बोला कि साउथ वेस्ट में ये सामान रखने से ऐसा होता है, और आपने सोचा यार ये पूरा जोन साउथ वेस्ट में आ रहा होगा, कहीं भी आपने प्लेस कर दिया, तो रेमेडी काम नहीं करेगी। अब आपने कोई रेमेडी, मैंने बोला साउथ वेस्ट में रखनी है, तो इसी एरिया में, ये जो एरिया है, इसी एरिया में उस साउथ वेस्ट की रेमेडी को रखने से काम करेगी। जैसे मैंने वेबिनार में बताया था कि अगर आपको अपना मन चाहा घर चाहिए, तो एक छोटे बच्चे से एक पेंटिंग बनवाइए घर की, टूटी फूटी जैसी बनाता है बच्चा, झोपड़ी बनवाइए, मकान बनवाइए, उसको अपने वेस्ट में प्लेस कर दीजिए। अब पता लगे आपको ऐसा लग रहा था मेरा पूरा ये रूम जो है ना, ये सारा रूम मेरा मान लीजिए वेस्ट में ही है, आपको ऐसा लग रहा था, तो आपने अगर यहाँ पर वो पेंटिंग लगा दी, ठीक है, आपने बोला सर मैंने तो वेस्ट में लगा दी, मेरा काम नहीं हो रहा। पता लगे अगर जोनिंग अच्छे से की, तो पता लगा वो पेंटिंग साउथ वेस्ट में लगी हुई है। अब वेस्ट का है, वेस्ट की वॉल ये है, तो आपको पेंटिंग यहां लगानी पड़ेगी, तब जाके वो वेस्ट की रेमेडी काम करेगी। ठीक है, तो इस तरह से एक जोन में या एक रूम में काफी सारे जोन या वो सारी डायरेक्शन आ सकती है। ओके,
तो ये मतलब है, तो इसलिए जोनिंग अच्छे से करनी आनी चाहिए। मैं आपको 4, 8, 16 जोन कैसे बनाए जाते हैं, ओके, बनाने के बाद उनको नक्शों पर कैसे काम किया जाता है और एग्जैक्ट साइट पे कैसे आप डायरेक्शन लेंगे, उसको उस डायरेक्शन को लेकर कैसे आप अपने नक्शे पर मार्क करेंगे, जबकि हमारा काम नहीं होता, ये आर्किटेक्ट का काम होता है। लेकिन फिर भी एज ए कंसल्टेंट, एज ए मास्टर इन वास्तु बनना है, डॉक्टर बनना है, तो आपको पता होना चाहिए। करो ना करो बात की बात, लेकिन पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये मैं आपको करवाने वाला हूं। ओके, तो आपकी जो दिशाएं होती हैं, टोटल 10 दिशा पे हम काम करते हैं। मेनली तो 8 दिशा पर काम होगा, लेकिन 10 दिशा में 2, एक अपवर्ड है, एक डाउनवर्ड है। तो इन दिशाओं को भी यूज किया जाता है, मुहूर्त में यूज आता है इनका, तो मुहूर्त में करेंगे। ओके, तो ये जो 8 डायरेक्शन या 10 दिशाएं हैं, इन 10 दिशाओं पे 9 प्लैनेट और 10 दिक्पाल या देवता रूल करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए किस दिशा में कौन सा प्लैनेट रूल करता है और कौन सा देवता रूल करता है। यहां से पकड़ कर भी आप थोड़ा सा वास्तु का ज्ञान ले सकते हो अगर आपको पता है। जैसे ईस्ट डायरेक्शन है, ईस्ट डायरेक्शन में जो प्लैनेट रूल करता है इस पूरब दिशा को, वो है सूर्य, सन। और इस दिशा में जो देवता रूल करते हैं दैट इज इंद्र। हर दिशा की अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक है, वो मैं आपको थोड़ा बता कर जाऊंगा कि वहां पर वेट क्या हो सकता है, वहां पर तत्व में कौन सा तत्व है, वहां पर ठंडा है, गर्म है, क्या नहीं है, कौन सा रजस है, तमस है ना, कौन सा एलिमेंट पाया जाता है। हर एक दिशा की अपनी कैरेक्टरिस्टिक है, हर एक दिशा आपको कुछ देती है। ओके, तो इसका मतलब ये भी है कि अगर आपको ये पता है कि भाई मेरा सूर्य ईस्ट डायरेक्शन से निकलता है या ईस्ट में सूर्य महाराज रूल करते हैं और वहां पर इंद्र महाराज भी रूल करते हैं, अगर मुझे इन दोनों की ब्लेसिंग चाहिए अपने घर के अंदर, तो इस दिशा में का वायलेशन नहीं होना चाहिए। और वायलेशन कैसे होता है? वायलेशन बहुत सारे तरीके से होता है। जैसे मैंने बताया कि हर दिशा की एक अपनी कैरेक्टरिस्टिक है, नेचर है। अगर उस दिशा के नेचर के अगेंस्ट वहां एक्टिविटी कर रहे हैं आप, तो वो दिशा खराब होगी। अब दिशा में खराब क्या होता है? दिशा में कोई दीवार थोड़ी ना खराब हो जाएगी, या कुछ सामान रखा है उस सामान थोड़ी ना खराब होगा। मतलब यह है कि आप अगर एंटी एक्टिविटी कर रहे हैं जो वहां पर नहीं करनी चाहिए, तो क्या होगा? इसका मतलब है आप वहां से ईस्ट से जो एनर्जी आपके घर में आनी चाहिए थी, ईस्ट एनर्जी कौन भेज रहा है आपको? सूर्य और इंद्र। यानी कि ये दोनों देवता नाराज हो गए, वो अपनी एनर्जी नहीं भेज रहे, वो तो देना चाह रहे हैं, लेकिन आपके कर्माज ऐसे हैं कि आपने या तो वायलेशन किया हुआ है, इस वजह से उनकी एनर्जी पूरे आपके घर को नहीं मिली। अब किसी घर में अगर मान ली ईस्ट की एनर्जी ना मिले, यानी कि सन और इंद्र की एनर्जी ना आए, तो होगा क्या? होगा ये, अब आपको पता होना चाहिए कि सूर्य आपकी लाइफ में क्या क्या चीजें दे सकता है। मैं थोड़े से नाम ले देता हूं। जिस किसी का भी ईस्ट में दूसरे का मकान लगता होगा, है ना, कटा हो, एंटी एक्टिविटी आपने कर रखी हो, ईस्ट डायरेक्शन में जो काम नहीं करना चाहिए वो काम कर रखा हो। ओके, दूसरा, यहां पर एक एलिमेंट पाया जाता है, 5 एलिमेंट की थ्योरी है। उस एलिमेंट में से कौन से एलिमेंट पाया जाता है, उसके एंटी एलिमेंट वहां पर ज्यादा पड़ा हो, एंटी कलर ज्यादा करा रखे हो, एंटी एक्टिविटी वहां कर रहे हैं, वो शीशा कटा हुआ है, कंप्रेस्ड है, या वहां पर रोशनी आती नहीं आपकी, दूसरे का मकान लगा हुआ है, तो समझ जाना उस घर में सूर्य और इंद्र की एनर्जी आप रिसीव नहीं कर पा रहे। अगर अब आपको पता होना चाहिए कि भाई सूर्य ना हमारी लाइफ में हो, या उसकी एनर्जी थोड़ा सा कहते हैं ना कम मात्रा में हमारे घर में मिले या हमें मिले, तो उसके इफेक्ट क्या पड़ेंगे। या इंद्र महाराज अगर अपनी एनर्जी ना आपके घर में दे, तो उस घर में इंद्र की क्वालिटी नहीं मिलने से क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट होंगी, यही पढ़ाना है। तो सूर्य के बारे में बताता हूं, किसी एक प्लैनेट और एक देवता के बारे में बताते हैं। सन क्या है? सन को सोचना शुरू करो, लिखना शुरू करो बेशक आप, नहीं तो रिकॉर्डिंग सुनकर लिख लेना।
पहले तो सन सूर्य गवर्नमेंट है। तो ऐसे अगर मकान में आप रहते हैं कि जहां पर ईस्ट की एनर्जी नहीं मिल रही, ईस्ट ब्लॉक है आपका, वहां पर सूर्य की रश्मियां नहीं आ रही, या कटा पिटा एंटी कुछ भी आपने किया हुआ है, उस जोन को डिस्टर्ब अगर आपने किया हुआ है, तो और अगर आप गवर्नमेंट से रिलेटेड काम करते हैं, गवर्नमेंट जॉब में है, तो कभी भी प्रॉस्पेरिटी उस लेवल की नहीं आ सकती, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब सूर्य से मिलती है, यानी कि गवर्नमेंट से सपोर्ट नहीं मिलने वाला। ओके, अब वो प्रमोशन ना हो, लिटिगेशन लग जाए, ओके, कुछ भी हो सकता है, लेकिन सपोर्ट नहीं मिलेगा। दूसरी चीज क्या है, सूर्य एक मान सम्मान है, प्रॉस्पेरिटी का कारक है, एक नेम एंड फेम सूर्य से आता है। सबसे बड़ा ब्रांड लाइफ में सूर्य है, सूर्य से बड़ा ब्रांड कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर लाइफ में आपको ब्रांड बनना है तो अपने घर के ईस्ट को ठीक रखना पड़ेगा। आप गूगल पे चेक कर लेना ये बात जो मैं बता रहा हूं अभी। एक बात बताऊंगा अभी, आप जानते हैं शिवसेना का कार्यालय को जानते हैं, मातोश्री को, ठीक है। उन्होंने पिछले दिनों, अभी शायद 2014, 15, 16 की बात है, कब की बात है, उन्होंने एग्जैक्ट अपनी जो मेन गेट तुलवाकर इतने सालों से जो बना होगा, ईस्ट डायरेक्शन में करवाया है। गूगल पे चेक कर लेना, मिल जाएगा। दूसरा, मोदी जी ने अभी पीछे एक बार भाषण दिया था, मैं सुन रहा था उसका भाषण, हमारे प्रधानमंत्री जी का। उन्होंने खुद भी, जबकि कितने बड़े स्पिरिचुअल है वो, है ना, भक्ति बहुत करते हैं, नो डाउट, ज्ञानी भी हैं, लाइफ उनकी एक तरह से तपस्या ही रही है, नॉलेज रखते हैं वो, ऐसे बात नहीं है, स्पिरिचुअलिज्म की नॉलेज रखते हैं वो। उन्होंने एक बात बोली थी, अब मैं गवर्नमेंट, मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा, ना मैं कांग्रेस की बुराई कर रहा, ना मैं मोदी की, मैं तो समझाने की बात कर रहा हूं। उन्होंने एक बात बोली थी, एक भाषण दे रहे थे जब वो, कि पिछली सरकारों ने नॉर्थ ईस्ट के साथ दुर्व्यवहार किया, उनको नेग्लेक्ट किया गया। और आपको पता है ये नॉर्थ ईस्ट का एरिया, तो वो तो ऐसा लगता नहीं था, अब तो जब से मोदी जी की गवर्नमेंट आई है तो थोड़ा सा लगता है कि वो अपनापन, वरना तो ऐसा मानते थे, क्योंकि वो मैं पुराना जानता हूं वहां से कुछ लोगों को, उनको ऐसा लगता ही था वो भारत का हिस्सा है। अब मैं तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो उस पर नोट करना, मैं पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा है। उन्होंने ये बोला था अपने भाषण में क्लियर कट, कि जिस तरह वास्तु में ये बोला जाता है कि जिसका घर का नॉर्थ ईस्ट ठीक, उसका सब कुछ ठीक। उन्होंने ये अपने शब्द बोले हैं, इसलिए उन्होंने बोला कि मैं अब इस हिंदुस्तान के नॉर्थ ईस्ट को ठीक करने आया। अगर मेरे हिंदुस्तान का नॉर्थ ईस्ट ठीक होगा तभी हिंदुस्तान में प्रॉस्पेरिटी आएगी। ये उनके शब्द हैं, तो मैं आपको कोट कर रहा हूं कि वास्तु को छोटा मत समझिएगा। और जितने बड़े बड़े बीजेपी का जो ऑफिस बना, वो सब आप एंटीरिया जो मुकेश अंबानी का बना, वो सब वास्तु, सब पीछे वास्तु डिफेक्ट था, पीछे पढ़ लेना, गूगल में आएगा, और वो आगे उसको ठीक कराया गया। तो सभी लोग मानते हैं वास्तु को, वास्तु एक एनर्जी का बैलेंस है ना। वो कलर से कीजिए, प्रोडक्ट को रखकर कीजिए, एक्टिविटी किससे कीजिए, है ना, नेचर के करीब लाने का शास्त्र है वास्तुशास्त्र। तो हम यहां से आ रहे थे, गवर्नमेंट से रिलेशन अगर ठीक रखने हैं तो इसको ठीक रखिए। ब्रांड बनना चाहते हो, ब्रांड, तो बिना ईस्ट के ब्रांड नहीं बन सकते। लीड करना चाहते हो, किसी लीडर बनना चाहते हो, किसी कम्युनिटी के लीडर बनना चाहते हो, अपनी सोसाइटी के लीडर बनना चाहते हो, ईस्ट खराब होगा तो लीडर बनोगे ही नहीं, कभी कोई पूछेगा तक नहीं। इंडिपेंडेंट लाइफ में खड़ा होना चाहते हो तो सूर्य के बिना इंडिपेंडेंट खड़े नहीं हो सकते आप, ठीक है। तो इतनी सारी चीजों को सूर्य रूल करता है, ईस्ट डायरेक्शन देता है। और आपके घर के अंदर कौन क्या डिजीज लेकर पैदा होगा, है ना, कौन से डिजीज आ सकते हैं, वो भी एक प्लैनेट डिसाइड करते हैं। अगर ईस्ट कमजोर है आपका, किस तरह का वॉल्यूशन किया हुआ है, तो समझ लेना वहां पर रहने वालों की बॉन्ड डेंसिटी वीक है। अब बात ये आती है कि रह तो 20 जने रहे हैं, 10 जने रहे उस घर में, तो भाई उनके अपनी कुंडली भी तो होगी। तो जिसकी कुंडली में सूर्य भी खराब हो और वो ऐसे मकान में रहे जिस मकान का ईस्ट खराब है, सबसे ज्यादा इंपैक्ट उस व्यक्ति को उस मकान में रहकर मिलने वाला है। इस तरह से कोरिलेट किया जाता है। आप कहते हो ना सर ईस्ट खराब है, सभी तो मेरे तो भाई गवर्नमेंट जॉब में है, मेरा तो चाचा, भाई उनका कुंडली का सूर्य ठीक होगा ना,
इसलिए सपोर्ट मिल रहा है। अब तेरा तो जिस मकान में रह रहा है तेरा ईस्ट वहां का खराब, सूर्य खराब, तेरी अपनी कुंडली का सूर्य जो है तो शनि की राशि में बैठा है या दुश्मन की राशि में बैठा है या 6-8-12 में फंसा हुआ है या मैलेफिक उसको देख रहे हैं, तो वहां पिटा हुआ आपका सूर्य, तो कहां से सूर्य की प्रॉस्पेरिटी मिलेगी? तो सूर्य आपकी बोन्स का कारक है, तो बोन डेंसिटी वीक होगी उस घर में रहने वाले। अब किसकी ज्यादा होगी? जिसका खुद का भी सूर्य खराब है। सूर्य राइट आई का कारक है, तो वहां रहने वालों में किसी ना किसी की राइट आई में भी प्रॉब्लम मिलेगी। ओके, सूर्य हार्ट का कारक है, दिल की बीमारी बिना सूर्य खराब हो ही नहीं सकती। हार्ट की बीमारी तब तक खराब नहीं होगी, मैं आपको क्लू दे रहा हूं ये बहुत बड़े वाला, जब तक कि आपके घर का नॉर्थ वेस्ट में वेस्ट का एरिया जब तक डिस्टर्ब नहीं होगा हार्ट डिजीज हो ही नहीं सकती। अब सोचते रहना क्यों? ठीक, तो बहुत कुछ पकड़ सकते हो, यहां से बीमारी भी पकड़ सकते हो कि किस घर में रहकर कौन सी बीमारी है। अब आज बात कर लेते हैं इंद्र की। अब इंद्र, सभी ने सोचा होगा इंद्र महाराज हैं कौन? इंद्र आपने देखा ही है, मूवीज वगैरह में दिखाते हैं या सीरियल्स में दिखाते हैं। इंद्र राजा है किसके? सभी देवताओं की। भाई क्यों बनाया राजा उसको? यानी कि उस इंसान में, उस देवता में कुछ एक्स्ट्रा होगा ना। एक्स्ट्रा क्या होगा कि भाई वो बेसिकली देवता क्या है? काइंड ऑफ एनर्जी है ना, कि इंद्र में वो पावर है, वो शक्ति है कि वो सभी देवताओं को कंट्रोल कर सकता है, तभी उसको उसका राजा बना दिया, देवताओं का राजा। इसी तरह से आपके घर में भी बहुत सारी एनर्जी रहती है, आपके बच्चे, आपकी वाइफ, आपकी सिस्टर, आपका भाई, आपके पेरेंट्स, आपके नौकर, ये सब डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी तो है, बेसिकली है क्या? और आप क्या हो? आप उस घर के इंद्र हो। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपके इस डायरेक्शन में कोई भी फॉल्ट है तो आपकी सुनने कौन वाला है? हर एनर्जी अपने अपने ढंग से काम करेगी। इसका मतलब है कि अगर आप चाहते हैं आप अपने घर पे कंट्रोल रखें, सभी एनर्जी को पकड़ के रखें, सभी एनर्जी आप कंट्रोल कर पाए, सभी एनर्जी को, घर में बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, सब है, मेल फीमेल सब है, हर बंदा एक अलग एनर्जी है। अगर आप चाहते हैं कि, क्योंकि घर कंट्रोल से चलता है, अगर आप चाहते हैं उस घर पे आपका कंट्रोल हो, तो जब तक आपका ईस्ट ठीक नहीं होगा आप उस घर में रहने वालों पर कंट्रोल कर ही नहीं सकते। ये लॉजिक है। तो इन प्लैनेट की, इन देवताओं की कैरेक्टरिस्टिक को जानकर और इनके वायलेशन को देखते हुए आप किसी घर में बता सकते हो इस घर में इस चीज की कमी। सिंपल, क्या क्या बड़ी बात? किसने प्रॉब्लम बताई? अब वो तो टाइम तो लगेगा ना सीखने में, कोई 2 दिन में तो चीजें आएंगी नहीं। हम भी आज बैठे हैं यहाँ पर तो 14 साल हो गए ना करते हुए, धीरे धीरे आ जाती है, लेकिन तरीका पता होना चाहिए आपको। अब कोई कहता है जी मेरे को घर में टिकते नहीं हम, घर में मन ही नहीं लगता। मन नहीं लगता, मन का कारक कौन है? चंद्रमा। इसका मतलब उस घर का चंद्रमा पीड़ित है जिस घर में रह रहे हैं। सिंपल लॉजिक है। ओके, अब चंद्रमा कहां पाया था? चंद्रमा पाया था नॉर्थ वेस्ट में। इसका मतलब है नॉर्थ वेस्ट में कोई ना कोई वायलेशन है। पूछने की जरूरत ही क्या है? फिर बोला जाता है कि घर में सुसाइडल ख्यालात आते हैं, वो तब तक नहीं आ सकते जब तक नॉर्थ वेस्ट डिस्टर्ब नहीं होगा। इस तरह की एक्टिविटी हो ही नहीं सकती, क्योंकि जब तक मन खराब नहीं होगा। मन कहां पड़ा हुआ है आपका? घर का नॉर्थ वेस्ट में, चंद्रमा वहां पर है। वहां पर अगर वायलेशन है तो मन डिस्टर्ब रहेगा। तो कोई कहते हैं घर में टिकते नहीं लोग। टिकने का मतलब क्या? अगर आपकी एंट्री नॉर्थ वेस्ट से है, एयर एलिमेंट के जोन से है, तो टिकोगे कहां से? एयर एलिमेंट सबसे फ्लेक्सिबल एलिमेंट है, मूवमेंट ज्यादा रहती है, तो घर में टिकना कम हो जाएगा। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं कि आपको इन प्लैनेट को पकड़कर, इन देवताओं की कैरेक्टरिस्टिक को पकड़कर, हम क्लास में करेंगे आगे, सारा कुछ करने वाले हैं। अभी आज फर्स्ट डे है तो थोड़ा सा पता लगे आपको कि वास्तु बहुत बड़ा स्कोप है, पढ़ना पड़ेगा, ऐसे नहीं आएगा वो भी। वरना ये नहीं कि 16 जोन बढ़ाकर महावास्तु की रेमेडी करा दी, ये लगवा दिया, वो लगा था, हो गया वास्तु। ऐसे वास्तु नहीं होता, ये बता दूं मैं आपको। तो ईस्ट में सन एंड इंद्र रूल करते हैं, साउथ ईस्ट में अग्नि देवता और वीनस रूल करते हैं। ओके, साउथ में मंगल और यम, प्लैनेट के अंदर मंगल महाराज साउथ दिशा को रूल करते हैं और देवता में यम देवता रूल करते हैं साउथ दिशा को। वास्तु का एक प्रिंसिपल और है कि कोई भी दिशा खराब नहीं होती, कोई भी दिशा खराब नहीं है। उस दिशा का यूज कैसे करना है वो ही आर्ट है।
इस संसार में जितनी भी चीजें ईश्वर ने दी है ना आपको, हर चीज का एक मतलब है। अब बोलो सर रेगिस्तान का क्या क्या मतलब है? वहां तो ना घास उगती, ना पेड़ लगते, ना ऑक्सीजन है, ना कुछ भी, ना कुछ पैदावार हो सकती। क्या करेंगे रेगिस्तान का? अरे भैया अगर परमाणु विस्फोट करना है, उसका परीक्षण करना है, तो कहां जाके करोगे? आबादी में बीच में करोगे क्या? उसके लिए चाहिए ना सुनसान जगह, इसलिए रेगिस्तान में कर लो, जो किया था हमने 98 में किया था परमाणु। तो हर चीज, हर भूमि की अपनी एक वैल्यू है, काम आती है। ओके, तो पता होना चाहिए बस। तो साउथ वेस्ट में राहु और निरुति रूल करते हैं। कुछ लोगों ने ठीक बोला कि यहां पर अर्थ एलिमेंट है। जब एलिमेंट दिखाता हूं मैं आपको, एलिमेंट पता लगेगा आपको कि किस जोन में कौन सा एलिमेंट पाया जाता है। वेस्ट में शनि महाराज रूल करते हैं प्लेनेट के अंदर, और देवता वरुण देवता वेस्ट के स्वामी हैं। अब इन देवताओं की कैरेक्टरिस्टिक अगर आपको पता लग जाए, इन प्लेनेट की कैरेक्टरिस्टिक पता लग जाए, तो यही सी वास्तु निकल कर आता है फिर, है ना। फिर आप बोलते तो मैं तो प्रेडिक्टिव वास्तु करना शुरू कर दिया, और आती हैं चीजें, निकल कर आती हैं। नॉर्थ वेस्ट में मून रूल करता है और वायु देवता रूल करते हैं। नॉर्थ में आपका प्लेनेट के अंदर मरकरी, जिसको बुध बोला जाता है, और कुबेर महाराज यहाँ पर रूल करते हैं। और लास्ट बचा नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में जो हमारे जुपिटर देव हैं, गुरु हैं, बृहस्पति देव है, वो रूल करते हैं, और भगवान शिव अल्टीमेट एनर्जी यहाँ पर रूल करते हैं। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए कि किस दिशा में, ये हमारा आज पहला सबक है, आपको पता टिप्स पर होनी चाहिए चीज कि किस दिशा में कौन सा प्लेनेट रूल करता है और कौन सा देवता उस जगह पे रूल करता है। सभी दिशाएं बढ़िया है। मैं आपको आपकी राशि, आपकी कुंडली के अनुसार आपके लिए दी बेस्ट दिशा कौन सी है एज पर योर राशि। अब देखना क्या है वो भी मैं आपको कल से बताना शुरू करेंगे कि आपका जो लगन चार्ट है उससे क्या देखना है, और आगे प्रोफेशन के लिए कौन सा चार्ट देखेंगे, उससे पता लगाएंगे कि प्रोफेशन के लिए कौन सी दिशा आपके लिए बेस्ट रहेगी, कौन सा फेसिंग कमर्शियल फिर आपका परचेज करेंगे, या किस तरह मुंह फेस करके बैठे। ठीक है, तो ये भी आपकी कुंडली से हिसाब से दी बेस्ट डायरेक्शन पता लगाई जा सकती है। तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं कि ऐसे सिखाया जाएगा आपको, आपकी कुंडली के अनुसार कैसे कोरिलेट करती है चीजें, ये आपको बताया जाएगा कि आपकी कुंडली के हिसाब से कौन सी दी बेस्ट डायरेक्शन है, किस तरह मकान का मेन डोर आपके हिसाब से होना चाहिए। मैं आपको 4 तरीके सिखाने वाला हूँ मेन डोर सिलेक्शन के लिए। ओके, एक तरीका है आपके राशि के हिसाब से भी है, और बाकी आपकी एक्टिविटी के अनुसार है, और एक 2 प्रिंसिपल अलग है वास्तु में, वो आपको सब सिखाया जाएगा। इसके बाद बात आती है सन की मूवमेंट। ओके, अब यहां पर क्योंकि शुरुआत में 3-4 दिन हम आपको बिल्कुल साइंटिफिक वास्तु पढ़ाने वाला हूं मैं, कि क्यों, क्या लॉजिक है इन सब चीजों का, क्यों मकान में ये सब चीजें ऐसे ऐसे बनाई जाती हैं। तो सबसे पहले बात आती है सनराइज की। आप सभी को पता होगा सनराइज ईस्ट से होता है, बचपन से सिखाया जा रहा है, लेकिन शायद आपको पता नहीं कि साल के 2 दिन ऐसे होते हैं, बस सिर्फ साल के 2 दिन ऐसे हैं जब एग्जैक्ट सन ईस्ट से राइज होता है। 2 दिन, 23 मार्च और 22 सितंबर। मैं उम्मीद करता हूं ये बात भी 70-80% लोगों को नहीं पता होगा। लेकिन हम घर की मूवमेंट रोज चेंज नहीं कर सकते, तो हमें मानना पड़ेगा, एक पॉइंट तो लेना पड़ेगा। तो फिर हम मान लेते हैं कि सन ईस्ट से राइज होता है, वरना तो 45 डिग्री का फर्क आ जाता है सनराइज में। ओके, गर्मियों में नॉर्थ ईस्ट से होता है और सर्दी में साउथ ईस्ट से होता है सनराइज। देख लेना, कभी छत पे जाके देखो भाई, है ना, पता लगेगा सूर्य कहां से निकल रहा है। गर्मियों में देखना कहां से निकल जाता है, और सर्दी में देखना कहां से निकल रहा है, पूरा 45 डिग्री घूम जाएगा। ओके, लेकिन एक पता लगाने के लिए ईस्ट से ले लेते हैं। तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि हमारे घर के कौन से हिस्से में सूर्य की किरणें आएंगी, डायरेक्ट आती है, जहां पर लाइट आएगी, जो रोशनी रहेगी, और कौन सा ऐसा जोन है जो डार्क रहेगा, जहां पर सन की किरणें नहीं आएंगी। तो कौन सा जोन होगा? अब जब सूर्य ईस्ट से उदय हो रहा है, तो आपने देखा होगा सनराइज होने से पहले एनवायरमेंट के अंदर सूर्य नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन रोशनी आ जाती है ना। सनराइज का मान लिया टाइम आज 5:30 बजे का, तो आप 5 बजे देखेंगे तो सूरज नहीं दिख रहा, लेकिन रोशनी आ गई है, तो लाइट आ चुकी है एनवायरमेंट। इसी तरह के सनसेट का टाइम देखेंगे जब आप, उससे पहले अंधेरा हो चुका होता है, वो तो सनसेट बिल्कुल हो जाएगा तब का टाइम है, लेकिन सनसेट दिखाई दे रहा है कि सनसेट हो गया। तो अगर आप देखते हैं कि आपके घर के कौन से जोन में, किस एरिया में हमेशा रोशनी रहने वाली है सूर्य की,
और कौन सा तुम्हारा डार्क पार्ट है जहां पर सनलाइट ही नहीं आने वाली। तो आपके घर का नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ और साउथ वेस्ट ये एरिया होता है, यहाँ पर लाइट जोन है, यहाँ पर रोशनी रहती है, नेचुरल रोशनी रहती है। और आपके घर का वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ये ऐसा जोन है जो कि डार्क रहता है हमेशा, यहाँ पर कभी सन की डायरेक्ट रेज नहीं आती। ओके, तो ये लाइट जोन है, वो डार्क जोन है। अब इनको यूज करेंगे बाद में, इनकी एप्लीकेशन तुम सीख रहे हैं। अभी तो जैसे मर्सिडीज बनानी है ना, उसके पार्ट्स इकट्ठे कर रहे हैं, फिर बाद में मर्सिडीज बनाएंगे। इसी तरह से अगर देखा जाए कि मेरे घर के अंदर एनवायरनमेंट की वजह से कहां पर ठंडक रहती है, कहां पर गर्म रहता है, तो ये भी देख लो। तो सनराइज ईस्ट से होता है, सभी को पता है, लेकिन सनराइज होते ही सूर्य से वो गर्मी नहीं निकलती। आप देखना, चाहे गर्मी हो या सर्दी हो, सूर्य जब निकल जाता है तो 10 बजे के बाद या 11 बजे के आसपास, 10-11 बजे के आसपास, वो सन में से वो चुभने वाली गर्मी किरणें निकलनी शुरू होती है। अब आपको विबग्योर की थ्योरी पता होना चाहिए। सूर्य की 7 कलर होते हैं, वायलेट, इंडिगो ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, येलो, रेड, ये 7 कलर होते हैं। तो ये भी आपको आने वाले दिनों में बताएंगे कौन सा कलर कब निकलता है ज्यादा और उसके मतलब क्या है। हर चीज के मतलब है, कलर थेरेपी चलेगी आपको। तो आप देखिएगा सूर्य निकलने के बाद कुछ देर के बाद वो हीट वाली किरणें, जो चुभने वाली किरणें हैं, वो हमें फील होती है। और यहां तक भी पता है, तो ढूंढना, सर्च करना कि जहां पर ठंड ज्यादा होती है वहां पर खिड़कियां देखना किस तरह की बनाई जाती हैं, और जहां पर गर्मियां ज्यादा होती हैं वहां पर देखना खिड़कियां किस तरह की बनाई जाती हैं। सन की मूवमेंट ऐसे भी है और सन की मूवमेंट ऐसे भी है, किसी एंगल पर भी मूवमेंट होती है सूर्य की। ओके, तो ये भी थोड़ा सा पढ़कर आना, जो लोग अभी मास्टर हुए हैं वो भी थोड़ा समझाया जाएगा कि क्यों खिड़कियां, झरोखे और खिड़कियों के मतलब क्या है। हर चीज का मतलब है, झरोखे अलग होते हैं, खिड़कियां अलग होती हैं, विंडोज अलग है, और ऊपर थोड़ा झरोखा छोड़ देता ना, उसके मतलब अलग है। क्या करना चाहिए, कहां पर क्या होता है, ये सब सन की मूवमेंट से है। और किस जोन में आप कर रहे हो, आप ठंडे वाले जोन में बैठे हो या गर्मी वाले जोन में बैठकर वास्तु कर रहे हो, तो थोड़ा थोड़ा वास्तु बदल जाता है एरिया के हिसाब से। तो ईस्ट से सनराइज हुआ, लेकिन साउथ ईस्ट के बाद सूर्य में से जो गर्मी निकलनी शुरू होती है, फिर साउथ में सूर्य पीक पर होता है। ओके, साउथ वेस्ट में जब सूर्य छिपने वाला होता है तो वहां से भयानक भयानक किरणें निकल रही होती है। तो क्या ऋषि क्या बोलते हैं, हमेशा उगते हुए सूरज को देखो, ढलते हुए सूरज को कभी नहीं देखना चाहिए, क्योंकि साउथ वेस्ट के बाद सूर्य में से जो रेज निकलती हैं वो बहुत खतरनाक है। कोई अच्छी रेज नहीं निकलती, उनको रेडिएशन जो निकलती है उसकी वेवलेंथ बहुत खतरनाक वाली होती है, वो आपको हार्म करती है। ओके, तो इसलिए डूबते हुए सूरज को नहीं देखना चाहिए। तो आप देखें ना, शाम के टाइम और तपश जो होती है, उसकी बड़ी गर्मी जो होती है, बड़ी गंदी वाली होती है, उसको सहन नहीं किया जा सकता शाम के टाइम में। और सूरज छिप गया है, उसके बाद भी एनवायरमेंट से गर्मी निकल रही होती है, फिर एनवायरमेंट शांत होता है 9-10 बजे के बाद, फिर शांत रहता है ना। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो साउथ ईस्ट, साउथ, साउथ वेस्ट, वेस्ट या ये जोन है, ये हॉट जोन है, यहाँ पर गर्मी ज्यादा रहती है, सूर्य किरणें डायरेक्ट आती हैं, गर्मी रहती है। और ये नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट का जोन है, ये कोल्ड जोन है, यहाँ पर ठंडक रहती है। अब इन्हीं सब चीजों से डिसाइड होता है कि कौन से जोन में क्या चीज बनाई जाएगी। अभी मैं मिस्टिकल कुछ नहीं पढ़ा रहा, मिस्टिकल जब पढ़ाऊंगा अलग पढ़ाऊंगा, मैं तो अभी साइंटिफिक वास्तु पढ़ा रहा हूं। तो ये भी याद रखें कि कौन सा हॉट जोन है, कौन सा कोल्ड जोन है। अब ये डायग्राम बना के क्यों समझाया जा रहा है, क्योंकि हमारा जो माइंड है वो पिक्चर्स को जल्दी पकड़ता है, याद रहती चीजें। ओके, तो जो हमारा रेगुलर स्टूडेंट है वो इन चीजों को बैठा लें, ये दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा मैं। ओके, गो थ्रू करा देंगे वो अलग बात है, लेकिन अभी पढ़ लो। ये कोल्ड जोन है, ये हॉट जोन है, ठीक। इसके बाद आता है मेंस, जो हमारा है, जो पूरा का पूरा वास्तु 5 एलिमेंट की थ्योरी पर टिका हुआ है। 5 एलिमेंट थ्योरीज वास्तु। ये 5 एलिमेंट हैं क्या, और इन 5 एलिमेंट के मतलब क्या हैं। सुने तो आपने हैं वाटर एलिमेंट, फायर एलिमेंट, इनके लिखने एक्जैक्ट मतलब क्या होते हैं, तो ये भी डिकोड करेंगे हम कल। लेकिन आज बता रहे हैं कि 5 एलिमेंट होते कौन से, और ये 5 एलिमेंट आपके घर में किस डायरेक्शन में पाए जाते हैं और कहां से कहां तक होते हैं। तो 5 जो एलिमेंट हैं वो हैं वाटर एलिमेंट, फायर एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट और एयर एलिमेंट। ये 4 एलिमेंट हैं प्रैक्टिकल जो दिखते हैं आपको। और एक एलिमेंट है आपका स्पेस एलिमेंट।
ओके, स्पेस में सारी चीजें पाई जाती हैं। आकाश तत्व जिसको बोलते हैं, ब्रह्म स्थान जिसको आप बोलते हैं, तो स्पेस एलिमेंट को ब्रह्म स्थान से रिप्रेजेंट किया जाता है। स्पेस एलिमेंट अपने आप में कोई एलिमेंट नहीं है। ओके, जो खाली जगह बसती है चीज जगह, वो स्पेस एलिमेंट है जो हम यूज नहीं करते। तो जो वाटर एलिमेंट का जोन होता है वो नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट से लेकर ये सारा जोन जो है वो वाटर एलिमेंट का जोन है। ईस्ट, साउथ ईस्ट और साउथ, ये सारा जो जोन होता है ये फायर एलिमेंट का जोन होता है। साउथ, साउथ वेस्ट और वेस्ट ये अर्थ एलिमेंट का जोन है, पृथ्वी तत्व। और वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ये जो जोन है ये एयर एलिमेंट का जोन है, वायु तत्व। और लास्ट में स्पेस एलिमेंट को हम ब्रह्म स्थान से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो आपको कौन सा एलिमेंट किस जोन में पाया जाता है, कहां से कहां तक होता है, ये भी आपको मेमोराइज होना चाहिए। ओके, अभी सारी चीजें बिल्कुल दिमाग में फिट हो जानी चाहिए, क्योंकि आगे मैं बोलते चला जाऊंगा कि ये यहाँ पर ये है, ये एलिमेंट है, ये तत्व है। ओके, ये ठंडा है, ये गर्म है, यहाँ पर ये लोड है, तो आपको दिमाग में पिक्चर होनी चाहिए सारी। अब अगर इसी को हम 3/3 नो पार्ट में डिवाइड कर दें तो बात तो वही है। फिर ये तो जो कोने हैं हमारे, जो नॉर्थ ईस्ट का जोन होता है वो वाटर एलिमेंट है, साउथ ईस्ट फायर है, साउथ वेस्ट अर्थ है और नॉर्थ वेस्ट आपकी एयर है। अब जो एग्जैक्ट वेस्ट का जोन बचेगा, अगर इसको नो पार्ट में डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर एयर और अर्थ दोनों मिलती हैं। एग्जैक्ट नॉर्थ में एयर और वाटर दोनों पाए जाते हैं, एग्जैक्ट ईस्ट में वाटर एंड फायर दोनों पाए जाते हैं, और लास्ट में ये स्पेस एलिमेंट बचता है, ब्रह्म स्थान जिसको बोलते हैं। तो ये भी थोड़ा सा दिमाग में पता होना चाहिए कि अगर इसको 3/3 की ग्रिड बनाएंगे हम तो कौन सा एलिमेंट कहाँ कहाँ पर पाएगा, तो ये भी दिमाग में पिक्चर फिट हो जानी चाहिए। ओके, और जिस लिटरेचर से मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, सारे लिटरेचर आपको मिलने वाले हैं, इसमें कुछ भी मैं अपने पास नहीं रखने वाला, ठीक है, एज इट इज लिटरेचर आपको मिलने वाला। अब नेक्स्ट आता है वात पित्त कफ। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आयुर्वेदा वास्तु चलना शुरू हो गया आपकी, मैंने बताया था, तो थोड़ा सा हम टच करेंगे उसको भी। वात पित्त कफ, एज पर आयुर्वेदा आपको या आपके घर को तब तक कोई बीमारी नहीं लग सकती जब तक कि आपके घर के वात पित्त कफ बैलेंस होंगे। मैंने क्या बताया था वेबिनार में कि आपका घर जो है आपकी बॉडी का एक्सटेंशन है, सिंपल। अब तक आप समझते हैं घर ही तो है यार, वो घर नहीं है, वो लाइव है। जिस तरह आप जिंदा हो ना, आप एक एनर्जी हो, घर भी एक आपका एनर्जी है, और वो जिंदा है आपका घर, सांस लेता है आपका घर, उसको लाइव समझो, जिंदा समझो आपको उसको। वास्तु पुरुष रहता है वहां पर एक, लेकिन आपने सोचा ये ईंट पत्थर से घर बना हुआ है, जैसे मर्जी रख लो उसको। अरे उस घर से पूछो भाई, जिस घर में रहते हो उसकी क्या आपने हालात कर रखी, उसको ठीक रखो, मेंटेन रखो, छोटा हो लेकिन मेंटेन हो। ये मैं चीजें एस्ट्रो वास्तु में पढ़ाने वाला हूँ आपको कि किसी रूम में क्रैक्स हैं तो क्या मतलब है ना, पत्थर उखड़ा हुआ तो क्या मतलब है, आपके घर के किस जोन में क्या एक्टिविटी आप कर रहे हो, वो मेन डोर से लेफ्ट में है राइट में है, वो एस्ट्रो वास्तु आएगा सारा, वो मजा आएगा पढ़ कर आपको, वो बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट है वो। ओके, तो आपके घर में कहां पर वात पित्त और कफ मिलते हैं ये सीख लीजिए। अब ये मैं आपको बताता हूं कि क्यों पढ़ा रहा हूं मैं। एज पर आयुर्वेदा जैसे बताया कि आपके पास जो बीमारी आएगी तीनों तत्वों के या तीनों दोषों के इम्बैलेंस होने से आपको बीमारी लगती है। जब तक ये इम्बैलेंस नहीं होंगे आपको बीमारी लग ही नहीं सकती, ठीक है। तो पहले तो अपनी बॉडी के बैलेंस होने चाहिए। बॉडी के बैलेंस कहां से होंगे, जिस घर में रह रहे हो अगर उसके बैलेंस नहीं है, आपको एनर्जी का रूल पता होगा ना, कभी साइंस पढ़ी होगी, सबने पढ़ा होगा, 6-7 में पढ़ा दिया जाता है कि एनर्जी जो है लो से हायर से लो की तरफ फ्लो करती है ना। तो बड़ी एनर्जी क्या है, नेचर, पूरा संसार, फिर हमारा घर आता है, वो भी एक घर संसार बोला जाता है, उस घर में रहने वाले लोग, तो नेचर हमारा घर और हम। तो पहले नेचर से एनर्जी घर में आ रही है, घर से एनर्जी हमारे अंदर आ रही है। तो मैं अपने आप को बैलेंस करूं तो घर को बैलेंस करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर मैंने घर की एनर्जी को बैलेंस कर दिया तो उस घर में जो रहेंगे उनके तत्व, उनके वात पित्त कफ अपने आप बैलेंस होने चाहिए। ओके, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई ये वात पित्त आपके घर में कहां सर्वाइव करते हैं। तो जो कफ है, कफ किससे बनता है, वाटर से, जल तत्व से। तो कफ जो है जल तत्व में पाया जाता है, और यहाँ कफ लिखा है पॉजिटिव, क्योंकि कफ अर्थ एलिमेंट से भी कफ बनता है, लेकिन वो नेगेटिव है, बहुत कम मात्रा में बनता है।
बाकी बचा पित्त। पित्त किससे क्रिएट होता है? फायर से। तो फायर का जोन कौन सा है? साउथ ईस्ट के आसपास। तो साउथ ईस्ट से पित्त मिलता है। और वात कहां मिलेगा आपको? जहां वायु का जोन है। वायु का जोन कहां है? नॉर्थ वेस्ट में। तो वहां से वात मिलता है। अब अगर किसी ने थोड़ी सी मेडिकल साइंस पढ़ी होगी या थोड़ा आयुर्वेदा पढ़ा होगा, शनि को मेन डिजीज का कारक बोला गया है। सारी भयानक डिजीज शनि से आती है। जब आप आयुर्वेदा पढ़ते हो तो मैक्सिमम जो बीमारी एक इंसान को होती है वो वात रोग की होती है। वायु रोग सबसे ज्यादा होते हैं इंसान, उसके बाद पित्त और कफ सबसे कम होती है। अब मान लीजिए कोई भी आपके घर के अंदर एक मेंबर है, वो वात रोग से पीड़ित है। वायु के रोग होते हैं बहुत सारे। अगर उस इंसान का बेडरूम एयर एलिमेंट के जोन में होगा तो जिंदगी भर जितनी मर्जी दवाइयां खाते रहना, वो वायु जनित रोग जिसको वात रोग बोला जाता है, वो रूट से कभी खत्म नहीं होंगे जब तक कि वो जोन को नहीं आप छोड़ देते। अब आपको ये नहीं पता कि मेरे को रोग कौन सा और क्या, पहले पूछो और देखो क्या उसी जोन में तो नहीं सो रहे आप या आपके पेरेंट्स। इसलिए दवाइयों पे दवाई खाए जा रहे, दवाइयां असर नहीं कर रही। कहां से असर करेंगी? अगर जो बीमारी है 12 घंटे उसी के साथ रह रहे हो आप, तो कहां से बीमारी ठीक होगी? ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए वात पित्त कफ कहां पर पाए जाते हैं, कौन से जोन में मिलते हैं। जब हम वास्तु में सिलेक्ट करेंगे रूम डिजाइन करेंगे उस परिवार के लिए जिसके लिए हमने कंसल्टेशन ली है, तो हम पूछेंगे वहां से कि भैया आपको कौन कौन सी बीमारी है आपके घर में, ये बताओ पहले। और पेरेंट्स को तो होंगी, एक एज के बाद सबको होती है। तो हम डिजीज को सोचिए, पूछेंगे कि वो डिजीज जो है इनके घर में किसको हो रखी है, वो कौन से तत्व के इम्बैलेंस होने से हो रही है। तो यानी कि उसका रूम वहां से हटाना है। ये आपको गाइड करना है, उसे क्या पता। तो इसलिए इनको पढ़ना जरूरी है। इसके बाद 3 तरह के गुण होते हैं, सत्व रजस और तमस। 3 ही तरह के गुण हैं, सत्व रजस और तमस। अब ये कहीं भी लगा लो, हर चीज 3 से बनी है। ब्रह्मा विष्णु महेश 3 ही देवियां हैं, 3 ही देव हैं, 3 ही गुण है, सत्व रजस और तमस। 3 ही दोष हैं। और हर चीज की क्रिएशन फायर से होती है और फायर को भी ट्राइंगल से रिप्रेजेंट किया जाता है। मजे की बात। और बृहस्पति का नंबर भी 3 है। जीव कारक बोला गया उसको, जीव कारक। 3 में सब कुछ है, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन। साइंस भी 3 कहती है, हर चीज में 3 है। ठीक है, तो इन 3 को बैलेंस कर लो, जिंदगी बैलेंस हो जाएगी। क्या? सत्व रजस और तमस। अब ये एनर्जी है। अब ये होती क्या है? ये है एनर्जी है। सत्व मीन्स सात्विकता। अब आप इसको जैसे मर्जी ले लो, खाने पीने की सात्विकता, बोलने की शुद्ध विचार। सत्व एनर्जी का मतलब है अंदर से एनलाइटेंड, अंदर से जागृत अवस्था में अगर आप हो तो आप सात्विक हो। सात्विक सिर्फ ये नहीं कि सात्विक खाना खा रहे तो सात्विक बन जाओगे, या सत्व गुण आप में आ जाएगा, या सात्विक एनर्जी आपके अंदर फ्लो होनी शुरू हो जाएगी। आपको विचार भी सात्विक रखने पड़ेंगे, आपको खाना भी सात्विक खाना पड़ेगा। आप अंदर से बिल्कुल प्योर होंगे तब आप बोलेंगे हाँ मैं सात्विक हूं। लेकिन लोग कहते हैं हम नहीं, मैं खाना तो शाकाहारी खाता हूं लेकिन वैसे जेलसी में भरा पड़ा हूं। तो सत्व नहीं है आपके अंदर। इसी तरह की 3 एनर्जी आपके घर के अंदर सर्वाइव करती है। जो सत्व गुण है ये नेचर की एनर्जी है। कहां मिलती है? आपके घर में। नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट में सत्व एनर्जी फ्लो करती है, नेचर की एनर्जी है। जब आप एक क्लोज स्पेस बना लेते हैं अपने घर के लिए तो एक एनर्जी फील्ड जनरेट होती है आपके घर के अंदर, और डिफरेंट एरिया में अलग अलग एनर्जी क्रिएट होती है। तो जो सत्व एनर्जी है वो कहां पाई जाती है? नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट में। अब यहां से थोड़ा दिमाग चलना शुरू हुआ किसी का कि क्यों बोला गया कि नॉर्थ ईस्ट में मंदिर बना लो, पूजा कर लो भैया वहां बैठ के। क्यों बोला गया? क्योंकि पूजा एक सात्विक एक्टिविटी है।
सात्विक एक्टिविटी सत्व गुण के साथ बैठकर उस जोन में बैठकर करेंगे तो मजा आएगा करने से, जल्दी लो लग जाएगी, जल्दी कनेक्शन जुड़ जाएगा, जो चाह रहे हो जल्दी मिल जाएगा। सिंपल सी बात है, हर चीज लॉजिकल है। ऋषियों ने ऐसे नहीं लिख दिया लेकिन एलाबोरेट नहीं किया उसको। ओके, आपके घर के अंदर रजस गुण 2 एरिया में मिलता है, साउथ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट। इसलिए बोला गया है रेजिडेंशियल वास्तु में साउथ ईस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट ये 2 जोन सबसे इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। चीज तो इंपॉर्टेंट सारी है, अब मैं आपकी बॉडी को बोलूं भाई कौन सी चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, हर एक चीज की इंपॉर्टेंस है, लेकिन फिर भी एक बोला जाए कि आपकी बॉडी का मेन ऑर्गन कौन सा है, मेन पार्ट कौन सा है। तो इस तरह घर का रेजिडेंशियल की बात हो रही है, रेजिडेंशियल में साउथ ईस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट सबसे मेन इंपॉर्टेंट जोन है, क्योंकि यहां पर रास्तिक एनर्जी फ्लो करती है और आपके घर में तमस गुण तामसिक एनर्जी भी फ्लो करती है। तामसिक एनर्जी क्या कहां फ्लो करती है? साउथ, साउथ वेस्ट और वेस्ट में तामसिक एनर्जी। अब यहाँ आपने जो बताया ठीक, सबने ठीक बताया, मैं किसी को गलत नहीं बोलूंगा, सबने अपने नॉलेज के हिसाब से सबने बढ़िया बताया। साउथ वेस्ट कि भाई घर का मुखिया हेड ऑफ द फैमिली है, वो अर्थ एलिमेंट का जोन है, वहां अर्थ एलिमेंट आपको स्टेबिलिटी देता है लाइफ में, सबसे ज्यादा स्टेबल आप घर का मुखिया होना चाहिए। बहुत बढ़िया बताया, नो डाउट, बहुत बढ़िया। लेकिन जो मैं सुनना चाह रहा था, सबसे पहली बात, एज पर वास्तु प्रिंसिपल, एक अच्छा वास्तु किसको मानेंगे, किस मकान को मानेंगे? जिसका मेन गेट नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट में होता है, उसको एक अच्छा वास्तु सम्मत मकान माना जाता है, क्योंकि नेचर की सारी पॉजिटिव एनर्जी उन्हीं जोनों से आती है। और हम अगर घर में एंट्री उस जोन से करेंगे तो घर में एक अच्छी नेचुरल नेचर की एनर्जी का फ्लो होता है। ओके, और मास्टर बेडरूम कहां बताया गया? साउथ वेस्ट में। आपके घर का वैसे तो सारे सदस्य इंपॉर्टेंट है, नो डाउट, हर एक इंसान इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लाइफ में, लेकिन जिसके ऊपर पूरा घर टिका हुआ है, सबसे ज्यादा सेफ्टी सिक्योरिटी उसी इंसान को चाहिए ना, जिसकी वजह से घर चल रहा है, मास्टर बेडरूम जिसको बोलेंगे। तो अगर आपके घर का मेन डोर नॉर्थ या ईस्ट में है तो वहां से मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होगा? साउथ वेस्ट। तो ये भी रीजन है कि साउथ वेस्ट में मास्टर बेडरूम दिया जाता है ना। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वास्तु ने लिख दिया कि साउथ वेस्ट में मेन गेट बनेगा और आपकी एंट्री साउथ वेस्ट से है, तो मैं कभी भी आपका मास्टर बेडरूम साउथ वेस्ट में नहीं बनाने वाला। ये वो लोग हैं जो किताबें पढ़कर वास्तु का बन जाते हैं, नहीं जी किताब में लिखा हुआ है साउथ वेस्ट में मेन मास्टर बेडरूम बनेगा, पता लगे मेन गेट के निकलते ही आप मास्टर बेडरूम बना दिए। नो, नेवर, सबसे गलत रिजल्ट आते हैं उसके। वास्तु ये मान के चल रहा है, ये मान के चल रहा है कि आपने मेन गेट पॉजिटिव जोन में यानी कि नॉर्थ या ईस्ट में रखा है एज पर वास्तु प्रिंसिपल, उसके हिसाब से वो सारी चीजें डिजाइन कर रहा है। लेकिन जैसे आपकी एंट्री घूम जाएगी, काफी चीजें बदल जाएंगी। फिर मैं कभी भी साउथ वेस्ट में, अगर एंट्री आपकी साउथ वेस्ट से है तो मास्टर बेडरूम में कभी भी साउथ वेस्ट में नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मास्टर बेडरूम बनाने का सबसे पहला प्रिंसिपल मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम मेन डोर, मैक्सिमम या जितना कर सकते हैं, जितना कर सकते हैं, पहला प्रिंसिपल। उसके बाद दूसरा है कि अगर वो जोन साउथ वेस्ट आ जाए, वेस्ट आ जाए, साउथ आ जाए, जहां पर अर्थ एलिमेंट है तो और ज्यादा बढ़िया है, सेकंड प्रिंसिपल। ठीक है, इसलिए वास्तु में ना प्रिंसिपल ये नहीं कि बिल्कुल ऐसे ही लगे, भाई साउथ ईस्ट में किचन बनाइए, भाई साउथ ईस्ट में किचन बनेगी वरना तो गलत है जी, बिल्कुल गलत है, मैं नहीं, ये तो वास्तु खराब हो गया, ये हो गया, ऐसा नहीं होता कभी। वास्तु में आपको बताया गया दी बेस्ट, बेस्ट, सिंपल बेस्ट, नॉर्मल, एवरेज, वर्स्ट। तो इतना फ्लेक्सिबल, और ये मैं नहीं बताने वाला, ये आप खुद डिजाइन करेंगे, मैं तो सिखा दूंगा आपको
कि यहाँ पर ये ऐसे ऐसे एनर्जी होती है, अब आपकी मर्जी है, फिर आप बताओगे यहाँ पर फर्स्ट बेस्ट या सेकंड बेस्ट या थर्ड, फिर आप बोलोगे, मैं नहीं बोलूंगा। अगर मुझे बताना ही है तो फिर इतनी चर्चा करने की जरूरत क्या है, इतना सिखाने की जरूरत क्या है, क्योंकि मैं आपको डॉक्टर बनाता हूँ, कंपाउंडर नहीं बनाता। ओके, तो आपको गुण पता होना चाहिए। दूसरा, क्यों मास्टर बेडरूम यहां बनाया जाए? भाई मास्टर बेडरूम का मतलब है हेड ऑफ द फैमिली उस रूम में रहेगा। इस भागदौड़ भरी दुनिया में, है ना, जब आप हेड ऑफ द मेंबर कमाने के लिए घर से निकल रहे हैं, आपको पता है कि मार्केट में कितने इफन बटे हैं, कितनी परेशानी है, कैसे पैसा कमाया जाता है, ये कमाने वाले जानते हैं, है ना। डिफरेंट एनर्जी के साथ डील करते हो, मेंटल प्रेशर है, फिजिकल प्रेशर है ना, फाइनेंशियल प्रेशर, बहुत तरह के प्रेशर इंसान झेलता है। फिर घर पे आता है सुकून के लिए, शांति के लिए, है ना। घर को मंदिर बोला गया बेसिकली, और मंदिर ही बना कर, मंदिर नहीं बनाना, लेकिन मंदिर की तरह रखना होता है, मंदिर नहीं बनाना होता, मंदिर की तरह रखना होता है, शांत, एक अच्छा, जैसे मंदिर में जाके अच्छा लगता है ना, मतलब घर में ऐसा बना रखा आपने, घर में आने का मन नहीं करता इंसान, तो क्या फायदा है? घर ही आपने मार्केट के बीच में बना रखा है, तो वहां शांति तो नहीं मिलेगी, कभी नहीं मिल सकती भाई। ओके, तो हेड ऑफ द फैमिली कमा कर, बड़ी जूझ जाज कर, स्ट्रगल कर कर 12 घंटे 14 घंटे काम कर कर अपने घर में आता है, किसके लिए? सुकून के लिए, शांति के लिए, ताकि वो नेक्स्ट अगले दिन के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर सके, मेंटल फिजिकल लेवल पर अपने आप को तैयार कर सके इन 8 घंटे या 10 घंटे के अंदर। वो कब तैयार करेगा? उसको जब एक अच्छी नींद मिलेगी। जीवन में 2 सुख सबसे बड़े सुख बोले गए हैं, इनसे बड़ा सुख नहीं है। पहला मां का सुख सबसे बड़ा सुख है, इसलिए कुंडली के 4th हाउस को बोला गया सुख स्थान, और इसलिए वहां से जिस जातक की कुंडली देख रहे हो उसकी मदर का विचार 4th हाउस से किया जाता है। सबसे बड़ा सुख है मां, और दूसरा सुख है नींद। सबसे बड़ा सुख है नींद, मां के बाद सबसे बड़ा सुख। और नींद कब आएगी आपको? जब मन शांत होगा, जब विचार रुकेंगे। विचार कब रुकेंगे? जब तामसिक जोन में जाकर सोओगे। वो तामसिक एनर्जी क्या करती है? आपको लेथार्जी बनाती है, आपके थॉट प्रोसेस को रोकती है। इसलिए क्योंकि बंदा कमा कर आ रहा है, टेंशन से आ रहा है, उसको आराम चाहिए, सबसे ज्यादा सेफ्टी चाहिए, ताकि वो उसके जो बॉडी के सेल्स हैं, जो इफन बट दिमाग में इतना चल रहा है, वो शांत हो सके और कल अगले दिन सुबह अपने आप को फिर उसी एनर्जी के साथ मार्केट में अपने आप को प्रेजेंट कर सके। इसलिए देखिएगा, जिस दिन नींद नहीं आती रात भर, या नींद बीच में खुल जाए, रात को किसी वजह से नींद ना आए, तो अगला दिन कैसा था? पूरा बेकार जाता है। आपने फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर पाते, आपका मेंटल लेवल उस लेवल का नहीं होता, आपको सोचने समझने की शक्ति उतनी नहीं रहती। आप नींद सबसे बड़ा सुख है जीवन का, और एक अच्छी नींद लेने के लिए आपको, जब तक आपके जिस रूम में सो रहे हो उसमें तामसिक एनर्जी फ्लो नहीं करेगी, एक अच्छी नींद आपको नहीं आ सकती। जब तामसिक जोन में ही जाकर सो जाओगे तो अपना नींद अच्छी आएगी। एक रीजन ये भी, और भी रीजन है, वो क्लास में मैं कल बताने वाला हूं, ठीक है। तो यहां से ये चीज आप पकड़ सकते हो। इसके बाद लोड, वजन। आप आम पूछे होते, मैं कहीं भी जाता हूं, है ना, शहर में चले जाओ कि ब्याह शादी पार्टी, सबको पता है इतने साल से काम कर रहा हूँ, वास्तु कंसल्टेंट है, कोई न्यूमरोलॉजी पूछता है, कोई कुंडली पूछता है, कोई वास्तु पूछता है। किसी घर में चले जाओ, देखना जी मेरा सोफा ठीक रखा है, देखना जी अलमारी ठीक रखी है, पूछते हैं, उनको लगता है चलो ठीक है, जो ज्ञान मिल जाए ठीक है। लोड का फार्मूला सिंपल फार्मूला याद रख लो, जीवन में नहीं भूलोगे। एक तो होता है आना है, एक होता है डिलीवर करना, एक होता है प्रैक्टिकल से समझा देना। जीवन में कभी नहीं भूलने वाली चीजें यहाँ, कि पढ़ाने का यही तरीका होता है। बच्चा पढ़ने आ रहा है फिर भी वो समझ ना पाए तो क्या फायदा हमारे समझाने। तो उसके उसके लेवल पे जाके समझाओ, ताकि उसको याद रहे, हमें तो ना समझना है। लोड, ये डायग्राम याद कर लेना, जीवन में कभी किसी को पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे बता दोगे आप किसी को कहां क्या रखना है। अब यहां लिखा है 0%, 0 प्लस माइनस,
अब प्लस माइनस का मतलब क्या है, या तो वेट ना हो, बिल्कुल 0% वेट, मतलब कोई वेट ही ना हो। माइनस वेट का मतलब है कि जो वेट है उसको भी कम कर दो। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कोई बेसमेंट बनानी है आपने, तो वेट कम करना पड़ता है ना, मिट्टी निकालते हैं वहां से, जो वेट मिला था उसको भी कम कर रहे हो। तो किस जोन में बेसमेंट बना सकते हो आप, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट के जोन में बेसमेंट बनाइए, फायदेमंद होगी। ठीक है, या ऊपर सामान रखना है कोई, या कंस्ट्रक्शन करानी है, सब जगह लगेगा। ये कंस्ट्रक्टेड वेट भी है, ये किसी सामान का वेट भी है। अभी आपके अपने इस डायग्राम को पूरे घर से लेकर एक रूम तक में लगा सकते हो, एक रूम में भी लगेगा। सारे प्रिंसिपल जो एक आपके टेबल पे लग सकते हैं, आपके रूम, पर्टिकुलर रूम में लगते हैं, वो पूरे घर में लगते हैं, वो पूरे संसार में लगते हैं। वही रूल लगता है हर जगह। वो मिनिएचर है आपका घर, उससे बड़ा आपकी सोसाइटी, उससे बड़ा आपका मोहल्ला, उससे बड़ा आपका सिटी, उससे बड़ा आपका देश, उससे बड़ा आपका वर्ल्ड। हर जगह वही प्रिंसिपल लगता है। कुछ चीजें एनवायरमेंट के हिसाब से बदलती हैं। ओके, तो ये क्या है, यहां पर 0% वेट है, कम से कम वेट रखना है। चाहे वो कंस्ट्रक्टेड वेट है, कम से कम कंस्ट्रक्शन कीजिए इस एरिया में। कुछ सामान रखना है, कम से कम सामान रखिए इस एरिया में, खाली रखो जितना रख सकते। ठीक है, इसके बाद है जो 2 जोन बचे हैं, यहां पर 50% वेट। अब मैंने एवरेज ले लिया है कि अब आप किसी भी सामान को, मान लिया आपका रूम है, आपका एक पर्टिकुलर रूम, या आपका ड्राइंग रूम है, आपके ड्राइंग रूम ही है, मान लीजिए जो स्क्वायर सामने नजर आ रहा है ड्राइंग रूम है आपका। ठीक है, अब ड्राइंग रूम में आपने देखा, अच्छा यार मेरे ड्राइंग रूम में क्या क्या चीज रखी है, अच्छा टीवी है, चलो हल्का है ना, दीवार पे टंगा है सिर्फ, एक छोटी अलमीरा रखी हुई है, एक आपने शोकेस टाइप बनाया हुआ है, कुछ आपने चेयर्स रखी हुई है, और कुछ सोफे रखे हुए हैं भारी, या कुछ अलमीरा रखी हुई है जिसमें आपकी बुक्स वगैरह बहुत कुछ सामान रखा हुआ है। तो उसी तरह से जो भारी चीजें, सोफे, भारी वाले सोफे कहाँ, साउथ, साउथ वेस्ट और वेस्ट में प्लेस करो। बहुत भारी वाली अलमारी रखी है, उसमें काफी सामान डाल रखा है। ओके, तो इन जोन में होना चाहिए। फिर उससे कम जो वेट है, वेट वाइज सामान है जो आपका, आपके रूम का, कहां रखना है, नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट में रखो। और सबसे कम या खाली रख दो उसको, या शोकेस की चीजें हैं, आपने कोई गुलदस्ता रखना है, कोई शो पीस रखना है, इसका वेट ही नहीं कोई खास, है ना, वो कहां रखें, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट में रखो। तो वेट वाइज जिंदगी में नहीं भूलने वाले। कहां पर ज्यादा कंस्ट्रक्शन करनी है, तो जो आपका प्लॉट है उस प्लॉट के साउथ, साउथ वेस्ट और वेस्ट में मैक्सिमम कंस्ट्रक्शन कर डालो। अभी रूल हर जगह लगता है, आपके टेबल से लेकर, आपके रूम से लेकर, आपके घर से लेकर पूरे जगह ये रूल लगता है। अब आपके एक प्लॉट मिला है, मान लीजिए आप चाहते हैं इस प्लॉट में मुझे कंस्ट्रक्शन करनी है, और कुछ जगह ऐसी होती है हम नीचे रखते हैं, कुछ मैक्सिमम कंस्ट्रक्शन ऊपर तक बढ़ाते हैं, तो कहां मैक्सिमम कंस्ट्रक्शन करें, तो इसी फॉर्मूले को अपनाया जाता है। ठीक, तो ये लोड वाइज है, अब इसको भूलने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, चलो फिर ज्योतिष वोतिष पे आपको नेक्स्ट टाइम पढ़ाएंगे आपको, कि आपके दिशा का कौन सा पार्ट, आपकी कुंडली का कौन सा भाव आपके घर के कौन से जोन को रिप्रेजेंट करता है, और उसके मतलब क्या है। ठीक है, यहां से हम कल करने वाले हैं, फिर राशि वगैरह ये हम सब करेंगे आगे, सारी चीज बताई जाएंगी आपको कि राशियों की कितनी तरह की होती है। फिर आपके घर की इनकम और एक्सपेंडिचर, ये कल ये भी आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप अपने घर की इनकम और एक्सपेंडिचर निकालेंगे। आपको कैसे पता लगे कि किस घर में रहकर आपकी इनकम ज्यादा होगी और एक्सपेंडिचर कम होंगे, और आप ऐसे घर में रह रहे हो जहां पर कि उस घर को अगर कैलकुलेट करें तो वहां से पता लगे इनकम का हमारे एक्सपेंडिचर ज्यादा रहा है, तो कभी भी उस घर में रहकर प्रॉस्पेरिटी नहीं है, और ये आपके हाथ में है, इसको कैसे आप ठीक कर सकते हैं। ठीक है, बता दीजिए सर, आज किसने बोला है, कोई बोला सर आज ही बता दीजिए, पार्ट ऑफ द कोर्स है, थोड़ा लंबा टॉपिक है, मैं बता भी देता, मेरे को छुपाने में, जब इतनी सारी चीजें बता दी तो उसको बताने में क्या था। ठीक है, एक तो मुझे अपने बेटे को लेने जाना है, अभी मेरा बेटा बाहर से आ रहा है, तो उसको लेने जाना है मुझे अभी, वरना मैं और आधा घंटा पढ़ा लेता। ठीक है, और वैसे भी हमारा क्लास का टाइम ना 9 to 10:30 है। ठीक, तो कल आ जाओ, कल सिखा देंगे।
कल आ जाना। चलो कोई एक आध क्वेश्चन है किसी का, कोई पूछना चाहता है तो पूछ सकता है। और सबसे पहले प्रागी, हाथ ऐसे आया जैसे कि बिल्कुल प्रागी तैयार ही बैठी थी। राधे राधे सर। राधे राधे। सर हाँ जी तैयार ही बैठी थी, मैंने कहा हाँ। कहीं आप निकल जाए। तभी तो मैंने ना नाम लेती, मैंने नाम पुराना लिया, आपने तुरंत कर दिया। सर पहले तो एक चीज बताइए, आप सर मास्टर बोल रहे हैं जो घर का मतलब हेड होगा, तो सर हेड किसको माना जाएगा? हाँ बहुत सर अच्छा जिसके क्वेश्चन है, मैं बता सर जिसके हाँ जी देखिए एक हेड उसको माना जाता है, वैसे तो दो हेड होते हैं घर में, एक तो फिक्स है, वहां की जो फीमेल लेडी है वो हेड है, ठीक है, वो कहने के लिए हेड है, लेकिन वैसे हम जिसको मानेंगे जिसकी वजह से घर का चूल्हा चलता है वो हेड है उसमें, जिसकी वजह से घर में राशन आ रहा है, रोटी आ रही है ना, पैसा आ रहा है, जो घर चला रहा है फाइनेंशियल, वो हेड ऑफ द फैमिली, ठीक है। सर एक चीज और था सर, ये जो जैसे नॉर्थ फेसिंग घर होते हैं, जैसे आजकल तो प्लॉट फिक्स मिल रहे हैं हम लोगों को, उस पे घर बना दिया, अब तो बना ही रखा है, तो नॉर्थ फेसिंग है, वैसे तो कहा जाता था नॉर्थ फेसिंग जैसे आप भी बोले थे अच्छा होता है, लेकिन सर धूप वूप तो आती नहीं है घरों के अंदर। यही तो बात है ना, कब अच्छा है, किसके लिए अच्छा है, मैं तो इन जनरल बात कर रहा हूँ अभी। अब अगर मैं कह दूं ईस्ट फेसिंग अच्छा है, साउथ फेसिंग अच्छा है, तो कब अच्छा है वो? सर्दियों में तो अच्छा है सर, दो महीने, बाकी 10 महीने क्या होगा? अब रोज तो एंट्री बदलते, रोज एंट्री तो ना बदलते घूमोगे, आज यहाँ फोड़ लिया, कल को वहां फोड़ लिया, या घर को घुमा दिया। सर वही तो नहीं हो पा रहा ना, तो घर तो फिक्स स्ट्रक्चर है सर, लिमिटेड होता है ना स्पेस, तो वो तो है ही है, वो तो बात है, तो सिखाया जाएगा आगे कोर्स में। इसलिए आप में से जो लोग, वैसे तो काफी लोग एनरोल कर चुके हैं, लेकिन अभी कुछ बचे भी हैं, तो आप सर ये एनरोल। एक चीज और बता दें सर, ये जो सर आपकी डाउजिंग की एक क्लास बची हुई थी सर, वो कब लोगे? मैं अभी बॉम्बे जा रहा हूँ, बॉम्बे से आने के बाद, ठीक है, मुझे याद है, मुझे देनी है, बॉम्बे से आती थी, ठीक है सर। वो डाउजर कब मिलेंगे हम लोगों को? डाउजर भेज दिए गए हैं, कुछ के रह गए हैं, कुछ के पता नहीं क्यों नहीं भेज पाई, मैं गरिमा से कल बात करूँ, कुछ के रह गए हैं, बाकी मैक्सिमम भिजवा चुके हैं, 70-80% डाउजर भिजवा चुके हैं। सर सबसे पहले पेमेंट करी थी वो जो 90 वाली थी। अरे मैडम पेमेंट की तो बात ही नहीं होती ना हमारे यहाँ, पैसे की तो बात नहीं करते हैं। सर आपके सबसे पड़ोस में रहती हूँ सर, गाजियाबाद से ही हूँ, फिर भी नहीं पहुंचा अभी तक। कोई बात नहीं मैडम, नहीं पहुंचा होगा, बाई चांस आपका नंबर नहीं आया होगा अभी, या कुछ, अब मुझे भी नहीं पता कैसे भेज दिया गरिमा, ठीक है, लेकिन हम 70-80% भेज चुके हैं, इतना पता है, इतना मैंने रिपोर्ट मंगा, 80% डाउजर जा चुके हैं, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू सर। मिल जाएगा, छोटी सी चीज है, इसके लिए क्या परेशान हो। ओके, सचिन जी पूछ रहे थे, सचिन जी बोलो। और हमारा कोर्स तो शुरू हो चुका है आज से, जिन्होंने एनरोल करना है अपनी फीस सबमिट कर कल से ज्वाइन कर सकते हो। सर नॉर्थ में डोर रहे तो जैसे कोना दो कोना कोना थोड़ा छोड़ के, तो वो बेस्ट रहता है, और नॉर्थ में डोर ऐसे नहीं समझ में आएगा, ऐसे मैं कुछ भी बोल दूंगा, ऐसे नहीं, जब तक नक्शा सामने नहीं होगा ना मेरे। अभी कुछ जनरल चीज पूछ लो। तुलसी सर, तुलसी कहाँ पे जैसे साउथ में लगा? कोई भी मेडिकेटेड प्लांट, कोई भी हर्ब्स वाले प्लांट हमेशा नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट में रखे जाते हैं, ठीक है, हमेशा। ओके, विनोद जी, विनोद सिंह। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण जी, जय श्री कृष्ण सर। मैं आज पहली बार आपकी इस मीटिंग में जुड़ा हूँ, और अच्छा, सर मेरा एक क्वेश्चन ये था कि जो हमारा घर है उसका जो यानी कि बाथरूम और टॉयलेट जो है वो हमारा साउथ वेस्ट में है, और वहीं पे जो है सेप्टिक टैंक भी है, ठीक है। तो सर उसके जो है क्या इफेक्ट, बैड इफेक्ट पड़ते हैं वैसे जो नॉर्मली जो वास्तु के हिसाब से? ठीक है, देखिए अगर आपका सेप्टिक टैंक, बेसिकली ये भी देखा जाता है कि देखिए इसलिए बोला गया कि आपके जो एक स्पेस खाली होना चाहिए घर के, जहां आपने कंस्ट्रक्टेड किया हुआ है ना उसके आउटर में खाली होना चाहिए आपका। आउटर में है जी, आउटर में है सर। आउटर में है तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, 0% रिजल्ट आएंगे उसके जी, उसके नेगेटिव रिजल्ट नहीं आने वाले, नहीं आने वाले, नहीं आने वाले, ठीक है।
और वेस्ट में हमारा जो है मेन गेट है। हाँ, तो वेस्ट का मेन गेट अगर आपका है, वैसे वेस्ट फेसिंग मकान में मना करता हूँ, इसके पीछे लॉजिक है। लॉजिक ये है कि वेस्ट में शनि महाराज रूल करते हैं। ओके जी, शनि महाराज क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशन के बड़े पाबंद हैं, है ना, लॉयल्टी के बड़े पाबंद हैं, बेईमानी 1% बर्दाश्त नहीं करते हो। तो वेस्ट फेसिंग मकान में उन्हीं लोगों को रहना चाहिए जो ईमानदारी से अपनी ड्यूटीज को फॉलो करते हैं, वो रहेंगे तो उनको कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन अगर कोई दूसरा बंदा वेस्ट फेसिंग मकान में रहता है, वो चीटिंग फ्रॉड करता है, बेईमानी करता है, दूसरे का हिस्सा मारता है, गलत ढंग से पैसा कमाता है, अपनी ड्यूटीज को ईमानदारी से फुलफिल नहीं करता, उनको शनि महाराज बख्शने वाले नहीं होते। जी ठीक है, बस आपके लिए ठीक है, अगर आप सच्चे हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं रही। और सर जो हमारा जो स्टेयर केस है ना, वो भी यानी कि जहाँ पे जो वेस्ट में जहाँ पे मेन गेट है, वहीं से जो है स्टेयर केस शुरू है, बाहर घर के बाहर ही बाहर लगाया हमने। ठीक है, वो देखना पड़ेगा, उतना नक्शा देने के बिना नहीं बता सकता मैं, है ना, वो फिर ऐसी बात आ जाएगी। जनरल चीज मैं बता सकता हूँ अभी बिना नक्शा दे। ठीक है, कभी आएगा फिर। धन्यवाद, थैंक यू। चलो जी ठीक है, फिर मैं आज इतना ही ले पाऊंगा क्योंकि मुझे जाना है बेटे को लेने। तो आप जुड़े रहिए, आपको कुछ ना कुछ नॉलेज मिलती रहेगी, चाहे वो फ्री का वेबिनार कर रहे हैं, चाहे पेड क्लास बुला रहे हैं, आपको कुछ ना कुछ देकर भेजते हैं हमसे। और जो लोग एनरोल नहीं करा पाए हैं तो करा दीजिए, हमारी क्लास शुरू है आज से, आज तो शुरू हो गई पहली क्लास, और इसी तरह हम कोर्स को आगे बढ़ाते रहेंगे। 9 to 10:30 मंडे टू फ्राइडे हमारी क्लास चलती रहेगी, उसमें आपको लास्ट में अष्टो वास्तु फ्री पढ़ाने, मजा आएगा अष्टो वास्तु। ठीक है जी, थैंक यू आप सभी का। जय श्री कृष्णा बोल सकते हैं आप, और कल मिलते हैं फिर क्लास में। फीस क्या है? जय श्री कृष्णा सर। जय श्री कृष्ण जय श्री सर। जय श्री कृष्णा सर। जय श्री कृष्णा, थैंक यू सर। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्णा जी। अभी किसी ने पूछा फीस क्या है? फीस के लिए आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप कर सकते हो, नहीं तो जिस ग्रुप में आप हैं उस ग्रुप में हमने फीस 2 बार डाल दी है, कल एक बार और डाल देंगे। ठीक है, अगर आप किसी भी ग्रुप में नहीं है और मेरा नंबर भी नहीं पता तो गूगल से मेरा नंबर ले लीजिएगा, डॉक्टर नागेश तंवर, गूगल में टाइप कीजिए, पूरे वर्ल्ड के अंदर मैं ही आपको नजर आऊंगा, डॉक्टर नागेश तंवर फ्रंट पेज पर। ठीक है, वहां से मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, दोनों नंबर मेरे व्हाट्सएप है, डायरेक्ट मेरे पास आते हैं, आप मुझसे पेमेंट डिटेल लेकर एनरोल करा सकते हो। ठीक है, थैंक यू। हो सकता है क्या? नहीं अंजना जी, नहीं हो सकता। 7:30 से हमारा न्यूमरोलॉजी लॉन्च हो रहा है, वो भी आज से करना था लेकिन टाइम नहीं मिल पाया, तो हम न्यूमरोलॉजी भी 2-4 दिन के बाद लॉन्च कर रहे हैं। हमारे पे पेमेंट आनी शुरू हो गई है, ग्रुप बन चुका है एक तरह से। ठीक है, बस उसको बनाना है, लोगों की एनरोलमेंट आ चुकी है हमारे पास। तो जो लोग न्यूमरोलॉजी भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऑल आर वेलकम। आप न्यूमरोलॉजी भी हमारा 2-4 दिन के बाद लॉन्च हो रहा है, तो उसमें को भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें हम आपको पाइथागोरस और लोशु दोनों सिस्टम पढ़ाते हैं और आपको 2 सॉफ्टवेयर हमारी तरफ से फ्री में दिए जाते हैं। ओके, न्यूमरोलॉजी भी दी बेस्ट है हमारा, उसका कोई कंपटीशन नहीं है हमारा किसी के साथ। ठीक है, चलो जी, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, फिर मिलते हैं। जय श्री कृष्णा टू ऑल। और इसकी रिकॉर्डिंग आपको ओपनली मिल जाएगी आप यूट्यूब पर, ये मैं रिकॉर्डिंग ओपन डालने वाला हूँ, इसलिए आप सभी को इनवाइट किया गया था। कुछ अगर रह गया किसी का सुनना बाकी तो रिकॉर्डिंग सुनकर आप एंजॉय कर सकते हो। मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर नागेश तंवर को फॉलो कर सकते हो। इतना ही बोलना था बस। थैंक यू, थैंक्स, थैंक यू। जय श्री कृष्णा सभी को। जय श्री कृष्णा सर। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, राधे राधे सर। राधे राधे, राधे जय श्री कृष्णा सर। राधे राधे। कल क्लास होगी, यस कल क्लास होगी, कल से शुरू है क्लास, मतलब आज से शुरू हो चुकी है हमारी क्लास। थैंक यू, थैंक यू। जय श्री कृष्णा, जय कृष्ण सर। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा जी, जय श्री कृष्णा।